उनकी बातें सुनकर मैं बहुत घबरा गया था। मान के लिए बहुत डर और बुरा भी लग रहा था। पता नहीं वह क्या ही करेगा ये सब सुनकर। कुछ वक्त तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पहले मान को बोलूं या हॉस्पिटल जाओ। मैं वापस कार में आ बैठा, ब्लूटूथ सेट करके कार स्टार्ट किया और मान को फ़ोन किया। उसने भी एक ही रिंग में कॉल पिक कर लिया, जैसे उसे पता हो मेरे फ़ोन आने का। और ये सही भी था, जिस कंडीशन अभी वो था उसको ऐसा होना स्वाभाविक था। उसने फ़ोन उठाते ही बोला है कबीर मिल गई ना नैना तुझे। कहा है वो इतनी देर क्यों हो गई उसे आने में। उसे पता था ना मैं यहाँ कितनी देर से शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। चल तू ज़्यादा बातें मत कर, उसे फ़ोन दे, मैं खुद उससे बात करता हूँ। मान लगातार बोले जा रहा था। मैंने थोड़ा जोर से बोला मान चुप हो जा यार, कितना बोलेगा, पहले मेरी बात तो सुन ले। मान हाँ तो मैं कब रोका तुझे बोलने से। तुझे जो भी बोलना है तुझे यहाँ आके बोल, बस मुहूर्त अब निकलने ही वाला है। तू बस जल्दी से नैना को लेके आ जा, और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। कबीर तेरा ये इंतजार शायद लंबी होने वाली है। मान ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है कबीर। क्या नैना अभी तक तैयार नहीं हुई? उसे बोल जितना तैयार हुई है उतना बस है मेरे लिए। अब ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। मान से बातें करते हुए मुझे रास्ते में ही एक छोटी प्राइवेट हॉस्पिटल दिखी। मैंने कॉल को म्यूट करके वहाँ पूछा तो उन्होंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कोई एक्सीडेंट आया है। कोई लड़की है जिसे चोट आई है, जो दुल्हन जैसी लग रही थी। उसके साथ वाले आदमी तो मर चुका है। मैंने नैना की तस्वीर दिखाई तो रिसेप्शन वाले झट से पहचान गए और बोले हाँ यही तो है वो लड़की जो अभी आईसीयू में है, डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है। ये सुनकर मैंने थोड़ा शांति की सांसें लिया और उनसे आईसीयू का रास्ता पूछा। उन्होंने रास्ता बता दिया तो मैं आईसीयू के सामने रुककर मान से बातें करना कंटिन्यू किया। कबीर मान मेरी बात तो सुन। तू नहीं समझ रहा है, मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तुझे। मान क्या बोलने की कोशिश कर रहा है तू? कबीर तू ये बता नैना तुझे मिला या नहीं? कबीर हाँ नैना मुझे मिली भी और नहीं भी, और मैं उसे लेके अब तेरे पास नहीं आ सकता। मान अब गुस्से में बोला देख कबीर मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो नैना को लेके इस तरीके का फालतू मजाक मेरे साथ मत कर। तुझे पता है मैं नैना को लेके कितनी प्रोटेक्टिव हूँ, तो ऐसे चीप टाइप के फ्लार्टिंग नैना के साथ मत कर, समझा? ओ शट अप मान, मैं जोर से चिल्लाया और बोला तुझे समझ भी आ रहा है तू क्या बोल रहा है? नैना भले ही तेरी गर्लफ्रेंड, तेरा प्यार और तेरे होने वाली बीवी हो, पर मैंने भी उसे अपना बहन माना है, तो इस तरीके की गंदी बातें तू मेरे साथ कैसे कर सकता है नैना को लेकर? अब मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ तू मेरी बात को ध्यान से सुन और पैनिक बिल्कुल मत होना। मान देख अब तेरी बातें मुझे डरा रहा है कबीर, तू बात को सीधे सीधे बोल, मेरा दिल वैसे ही बहुत जोर से धड़क रहा है। कबीर मान यहाँ पार्लर आने पर मुझे पता चला शिवांगी बहुत पहले ही यहाँ से निकल चुकी थी। मान बीच में ही हाइपर होकर बोला शिवांगी वहां पर से निकल चुकी है तो यहाँ क्यों नहीं पहुंची? कहाँ गई शिवांगी? कबीर तू मेरी बात सुनेगा या बीच में ही बोलेगा? मान हाँ बोल। कबीर वो आते वक्त मुझे रास्ते में कुछ लोगों की गर्दी देखी तो मैं वहां पर पूछताछ करने चला गया, तो वहां से मुझे पता चला किसी का एक्सीडेंट हो गया था। मान जोर से चिल्लाकर क्या एक्सीडेंट, कब, कैसे हुआ? और नैना वो तो ठीक है ना? कबीर हाँ मान एक्सीडेंट, यहाँ पर मुझे पता चला किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था जो दुल्हन की गेटअप में थी, और उसके साथ में उसे लड़की का ड्राइवर भी था। मैं जब उन लोगों को फोटो दिखाकर पूछा तो उन लोगों ने इस बात को कंफर्म भी किया कि हाँ यही लड़की थी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों ने मिलकर पुलिस को और एम्बुलेंस को खबर कर दिया था। पुलिस आकर गाड़ी तो और फर भी दर्ज करके लेकर गए, और उन्होंने एम्बुलेंस वाले को भी बोला कि नैना को और ड्राइवर को अस्पताल तक लेकर जाए, वह लोग वहीं पर आएंगे। तो एम्बुलेंस उसे नैना को और वह ड्राइवर को लेकर चला गया था। मैं यहाँ से थोड़ा दूर आगे आया तो मुझे वो अस्पताल भी मिल गया है। मैं यही हूँ आईसीयू के बाहर। मान नैना आईसीयू में है, मान तू प्लीज़ जल्दी आ जा, उसे तेरी ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर उसकी जो हालत हुई होगी वो तो उसे ही पता होगा। शिवांगी की वो वहाँ से किस कंडीशन में निकला होगा और किस कंडीशन में वहाँ हॉस्पिटल तक आया होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता। शिवांगी के वह किस दौर से गुजारा होगा उस वक्त, वहाँ से यहाँ तक आने में कितनी तकलीफ हुई होगी और कितना रोया होगा वो। खैर मान यहाँ पर जब आया तो वो बदहवास सा था। वह दौड़ते हुए आया और मेरे गले लग गया और पूछा कहाँ है मेरी नैना, क्या हुआ, कैसी है वह ठीक तो है ना? मैंने उससे बोला ठीक से तो मुझे भी नहीं पता, डॉक्टर अंदर है आईसीयू में, वो बाहर निकलेंगे तो ही पता चलेगा क्या बात है। कुछ वक्त बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आया तो मान दौड़ के डॉक्टर के पास गया और उनके कॉलर को पकड़ के पूछा डॉक्टर मेरी नैना कैसी है, वह ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? मान पैनिक करके काफ़ी हाइपर हो रहा था और इस वक्त वह ऐसा कर रहा था जिससे वो डॉक्टर को भी चोट पहुंचा सकता था। डॉक्टर भी उसे ऐसे देखकर थोड़ा घबरा सा गया था। मैंने जाके उसको डॉक्टर से अलग किया और बोला शांत हो जा मान, उन्हें बोलने तो दे, अगर वह बोलेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा नैना कैसी है। मेरी बात सुनकर वह डॉक्टर से थोड़ा दूर हुआ तो डॉक्टर ने हमें देखकर पूछा आप लोग कौन हैं और पेशेंट से आपका क्या रिश्ता है?
मैंने मान को शांत होने का इशारा किया और डॉक्टर से बोला, देखिए ये मानवेंद्र सिंह खुराना है, मुंबई का बिजनेस टाइकून, और अंदर आईसीयू में जो है वह इसकी होने वाली पत्नी है। तो क्या अब आप बता सकते हैं नैना की कंडीशन क्या है और वह कैसी है? डॉक्टर, देखिए बात ऐसी है, उन्हें सिर में चोट लगी है, बाकी कुछ छोटी मोटी खरोचे हैं। हमने ऑपरेट करके उनकी ड्रेसिंग तो कर दी है। कुछ वक्त बाद जब उन्हें होश आएगा तो हम उनकी सही स्थिति का पता चलेगा। कबीर मान की तरफ देखते हुए डॉक्टर से पूछा, क्या हम उसे मिल सकते हैं? डॉक्टर, हाँ, बस थोड़ी देर में उनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप उनसे मिल सकते हैं। थोड़ी देर में ही नैना को शिफ्ट कर दिया गया वार्ड में। मान और मैं अंदर गए तो देखा नैना के सर पे पट्टी बंधी हुई थी और भी चोट थी, पर वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। नैना इस वक्त बेहोशी में थी। कबीर मान से बोला, तो यही नैना के पास रुक, मैं बाहर जाकर जो भी फॉर्मेलिटी है उसे पूरा करता हूँ। मान हाँ में अपना सर हिलाया और नैना को देखते हुए उसका हाथ पकड़ के बेड के पास एक स्टूल पर बैठ गया। कबीर बाहर आकर जब तक फॉर्मेलिटी पूरा करता तब तक पुलिस भी आ गई और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और उनसे बात करना शुरू किया। हेलो डॉक्टर, अभी अभी जो एक्सीडेंट पेशेंट यहाँ पर एडमिट हुई है, मुझे उसका बयान लेना है। क्या वो लड़की होश में आ गई है? तो डॉक्टर बोला, नहीं, होश में तो अभी तक आई नहीं है। हाँ, बट अंदर उनके साथ उनका मंगेतर भी है, शायद आज उनकी शादी होने वाली थी, क्योंकि जब वो लड़की यहाँ पर आई थी वो दुल्हन के गेटअप में थी। अगर आपको कुछ और पूछताछ करना है तो आप उनकी मंगेतर से भी पूछताछ कर सकते हैं। कबीर आगे आया और बोला, हेलो इंस्पेक्टर, मैं कबीर सिंह, अंदर बैठा मेरा दोस्त मानवेंद्र सिंह खुराना, शायद आप उसे जानते हो, और जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है वो उसी की होने वाली पत्नी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इतना क्यों पूछताछ की जा रही है? जहां तक मुझे लगता है यह एक सिंपल एक्सीडेंट है। इंस्पेक्टर जी, मिस्टर सिंह, सिंपल एक एक्सीडेंट है, इसलिए ये थोड़ा बहुत पूछताछ चल रहा है। और आपने जब अब बोला है यह मानवेंद्र सिंह खुराना की होने वाली पत्नी है, तो पूछताछ करना और ज़्यादा जरूरी बन गया है। मानवेंद्र सिंह खुराना को कौन नहीं जानता, मुंबई के इतने बड़े बिजनेस टाइकून, और उनकी होने वाली पत्नी का एक्सीडेंट, इस हिसाब से मतलब पूछताछ करना तो बनता है। क्या आप उन्हें बाहर बुलाएंगे? हमें उनसे भी कुछ बात करनी है। हम अभी डॉक्टर के सहमति के बगैर अंदर नहीं जा सकते हैं। पेशेंट को अभी तक होश नहीं आया है और हमारे बातचीत से शायद पेशेंट को तकलीफ हो, इसलिए उन्हें बाहर बुला दीजिए। इंस्पेक्टर, हम अभी डॉक्टर के सहमति के बगैर अंदर नहीं जा सकते हैं। पेशेंट को अभी तक होश नहीं आया है और हमारे बातचीत से शायद पेशेंट को तकलीफ हो, इसलिए उन्हें बाहर बुला दीजिए। कबीर ओके बोलकर बोर्ड के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने मान से बोला, मान, बाहर इंस्पेक्टर आए हैं, उसे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या तू थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकता है? मान, ऐसी क्या बात है और कौन सी जरूरी बात करनी है जो इसी वक्त अभी करनी है? तू देख नहीं सकता नैना तकलीफ में है और मैं उसे ऐसे अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा। कबीर, मैं समझ रहा हूं, पर शायद कुछ जरूरी बातें हो, देख ले एक बार क्या बात है। मान ठीक है बोलकर नैना के हाथ को धीरे से बेड पे रखा और बाहर आया। उसने इंस्पेक्टर से बोला, बोलिए इंस्पेक्टर साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए मिस्टर खुराना, जहां तक एक्सीडेंट का सवाल है, हम उनकी गाड़ी सामने से बहुत बुरी तरीके से डैमेज मिली है। इसका मतलब ये होता है एक्सीडेंट सामने से हुआ है, पर स्पॉट पर हमें कोई दूसरी गाड़ी नहीं मिली। जिसका एक्सीडेंट हुआ हो वह तो आपके होने वाली वाइफ का नसीब अच्छा है कि उनके तरफ का एयरबैग खुल गया था, इसके वजह से उन्हें ज़्यादा चोट और तकलीफ नहीं हुई। पर समझने वाली बात यह है, आपके होने वाली वाइफ की कार बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी, मतलब सही साइड से, पर जिस कार से या गाड़ी से आपकी होने वाली वाइफ नैना जी का एक्सीडेंट हुआ है वह रॉन्ग साइड से आया था। पर स्पॉट पर हमें कोई दूसरी गाड़ी मिली नहीं, मतलब जिसने भी टक्कर मारा है वह टक्कर मारने के बाद वह गाड़ी लेकिन भाग गया। जहां एक्सीडेंट हुआ था उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है जिससे हमें पता चल सके वह कार था या कोई ट्रक। माँ की नीली आंखें इस वक्त गुस्से में लाल हो रही थी। उसने इंस्पेक्टर से बोला, देखिए इंस्पेक्टर, अगर तफ्तीश में ये निकलता है कि यह एक्सीडेंट गलती से हुआ है तो वह जिसने भी किया है उसके कानून के हिसाब अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगा के उसे जो सजा देना है वह दीजिए। पर अगर ये किसी ने जानबूझकर किया है तो उसको धरती पाताल एक करके जो करना है कीजिए और मेरे सामने लाकर रखिए, उसको मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। इंस्पेक्टर मान के धमकी भरे शब्द से थोड़ा घबरा गया था। उसने बोला, ठीक है मिस्टर खुराना, हमसे जो भी बन पड़ेगा हम वह करके और आपको इन्फॉर्म कर देंगे। क्या अब मैं मिस नैना का बयान ले सकता हूँ? मान, ठीक है, उसे होश में आ जाने दीजिए, फिर ले लीजिएगा। इंस्पेक्टर से बात करने के बाद हम तीनों वार्ड के अंदर गए। तब तक नैना को होश भी आ चुका था। नैना ने मान को देखा और रोते हुए बोली, आज हमारी शादी थी एमके, और देखिए ना, मैंने सारा कुछ खराब कर दिया। मान उसे देखते हुए उसके नज़दीक जाकर उसके बेड के एक तरफ बैठ गया और एक हाथ उसके सर पर घूमते हैं दूसरे हाथ से उसके आंसू पोंछकर बोला, कुछ खराब नहीं हुआ नैना, सब ठीक है। तुम ठीक हो, यह मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तुम एक बार ठीक हो जाओ, शादी भी हो जाएगी। नैना बहुत रो रही थी उसकी और मान की शादी नहीं हो पाने की वजह से, पर मान उसको संभाल लिया था। 2 दिन बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया।
और मान उसे लेकर वापस मुंबई आ गया। एक हफ्ते तक सब कुछ सही चल रहा था, नैना की चोटें भी भर चुकी थी। पर एक दिन वो घर में अचानक बेहोश हो गई। मान ऑफिस में था। जब उसे पता चला वो और मैं तुरंत स्पीड से घर पहुंचे। मेड ने उसे बाहर हाल में सोफे पे सुला रखा था और नैना के नाक से खून निकल रहा था जो मेड पोंछ रही थी। हम दोनों ये देखकर थोड़ा घबरा गए। हम उसे लेके तुरंत हॉस्पिटल निकल गए। मैंने पहले ही हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए नैना को तुरंत एडमिट कर लिया गया। डॉक्टर के एग्जामिनेशन के बाद जब वो वार्ड से बाहर आए तो वो मान से बोले, देखिए फिलहाल तो इन्हें मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ वक्त में ये होश में आ जाएगी, पर इनके होश में आने के बाद कुछ टेस्ट करना जरूरी है। मान, ठीक है डॉक्टर, पर मुझे आपसे ये पूछना था, नैना के नाक से वो खून क्यों निकाल रहा था? डॉक्टर, देखिए ये तो मैं अभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। इनको होश में आ जाने दीजिए एक बार। जब तक इनकी सारी टेस्ट ना हो जाए और उनका रिपोर्ट्स ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। एक बार इनके सारी टेस्ट हो जाए, उनका रिपोर्ट देख लूँ तो ही मैं कुछ कह पाऊंगा। वैसे मुझे कुछ डाउट्स तो है, पर वो डाउट्स भी उसकी रिपोर्ट पर ही निर्भर करता है। मान, कैसा डाउट्स डॉक्टर, और किस तरीके का टेस्ट करना है आपको? डॉक्टर, कुछ डाउट है सर, मैं अभी आपको नहीं बता सकता, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, एक बार मैम को होश में आ जाने दीजिए, फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। करीबन 1.5 घंटे के बाद नैना को होश आ गया था। नैना ने जब आंखें खोली तो मान उसके सामने ही बैठा था, उसके हाथ पकड़े हुए। नैना की सर बहुत भारी हो रही थी। उसने बोला, हम यहाँ क्या कर रहे हैं एमके, और आप मुझे हॉस्पिटल में क्यों लेकर आए हैं? मान, तुम बेहोश हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले आया, ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक है। थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ गया। उन्होंने नैना से पूछा, अब कैसा फील कर रही है आप? नैना, ठीक फील कर रही हूँ डॉक्टर, मैं घर कब जा सकती हूँ यहाँ से? डॉक्टर, बस कुछ टेस्ट करने हैं आपके, उसके बाद आप जा सकती हैं, और तब तक आप रेस्ट कीजिए। कुछ वक्त में नैना की सारी टेस्ट हो गए। डॉक्टर ने बोला, सर आप कल सुबह आके रिपोर्ट भी ले लीजिए और मुझे दिखा दीजिए, और मैडम का थोड़ा ख्याल रखिएगा, आई थिंक उन्हें वीकनेस है। मान नैना को लेकर घर चले गया। दूसरे दिन जब मान डॉक्टर के पास गया उन रिपोर्ट्स को लेने और उसे दिखाने के लिए, पर डॉक्टर उसे पहले ही खुद टेंशन में दिखाई दिया। मान, हेलो डॉक्टर, आई थिंक नैना की सारी रिपोर्ट आ गई होगी, तो अब आप रिपोर्ट देखकर क्या मुझे बता सकते हैं नैना को क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर कुछ सोचते हुए और थोड़ा गंभीर स्वर में बोला, देखिए खुराना जी, मैंने रिपोर्ट पहले ही देख ली है, और जो मैं अभी आपको कहने जा रहा हूँ वो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत बुरी खबर है और थोड़ा शॉकिंग भी। उसके लिए आप अपने आप को पहले से ही तैयार कर लीजिए। मान, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर एक लंबी सांस छोड़कर बोला, नैना को किसने स्लो पॉइजन दे रहा था, जिससे उसकी बॉडी धीरे धीरे वीक होती जा रही है, और आप सिचुएशन यह है कि वह जहर उसकी पूरी खून में फैल चुका है। पहले पहले टेस्ट में तो हमें ये ब्लड कैंसर का सिम्टम्स लगा, पर कुछ शक होने के वजह से हमने उनके ब्लड को फिर से टेस्ट किया तो हमें परिणाम ये निकाल कर आया। डॉक्टर की बात सुनकर मान एक पल को तो जगह से हिल गया। उसे ऐसा लगा कि उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई एक ही पल में। वह क्या कहे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ बोलने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं। उसके आंखों से आंसू आने लगे थे। दिल को बहुत मजबूत करके उसने पूछा, डॉक्टर आपसे कहीं गलती तो नहीं हो गई? रिपोर्ट चेक करने में एक बार फिर से चेक करके देखिए, शायद कहीं पर कुछ गलती हो गई हो। क्योंकि नैना जब मुझे मिली थी उसे वक्त वह बिल्कुल हिट और फाइन थी। देन कुछ महीनों में वी लव ईच अदर एंड वी लिव टुगेदर। आफ्टर 1 to 1.5 months of living together, she started vomiting and feeling dizzy for a few days. So I told her that we should go to the doctor, but she told me that she too has a problem with dehydration. Nothing else, that's why this is happening. मैं भी मान ली उसकी बात और उसके बाद वह ठीक भी रहने लगी थी। डॉक्टर, और यहीं पर आप चूक गए मिस्टर खुराना, शायद तभी से उसको जहर देना शुरू हो गया था, क्योंकि यह जो जहर उनको दिया गया है वह एक साथ नहीं दिया गया, हर रोज थोड़ा थोड़ा करके दिया गया है, जिससे किसी को कुछ भी पता नहीं चला। और हमसे रिपोर्ट देखने में कोई गलती नहीं हुई है सर, हमने बहुत सही तरीके से सारे रिपोर्ट चेक की है। वह जहर अब इस तरीके से फैल चुका है, नैना के ब्लड को पूरी तरह कैंसर ने जकड़ लिया है, और इस वक्त स्थिति यह है, कैंसर 4th स्टेज पर है। ज्यादा से ज्यादा उसके पास 3 महीने हैं, उससे ज्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। मान, पर हाउ ये कैसे हो सकता है? वो तो मेरे साथ ही रहती थी मेरे घर पर, तो उसको जहर कैसे दिया जा सकता है? डॉक्टर, एग्जैक्टली मिस्टर खुराना, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ जो भी हुआ है या जिस किसी ने भी उसके साथ ये किया है वह आपके घर में रहकर ही किया है। मान, ठीक है डॉक्टर, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, पर यह बात यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बात का पता मैं खुद लगाऊंगा, और जो भी मुजरिम होगा उसे मैं खुद सजा देना चाहता हूँ, तो ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे? डॉक्टर ओक, मिस्टर खुराना, सिर्फ आपके कहने पर हम इस बात को अपने तक ही रख रहे हैं, हालांकि ये रूल्स के खिलाफ है, पर आप जैसे बड़ी हस्ती अगर बोल रहे हैं तो हम सुनना ही पड़ेगा। मान, राइट डॉक्टर, और आपको पता होगा मेरी बातों को टाले, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। डॉक्टर ने जब मान को अपने थोड़े हार्श और डीप वॉइस में बोलते हुए सुना तो वो मान के तरफ देखा। मान के आंखों में देखते ही उस डॉक्टर पसीने छूट गए। डॉक्टर ने डरते हुए हाँ में जवाब दिया।
मान पर कोई तो तरीका होगा डॉक्टर उसे सही करने का। मैं दुनिया में किसी भी कोने पर उसको लेकर जाऊंगा, कितना भी खर्चा होगा मैं करने के लिए तैयार हूं, बस मेरे नैना ठीक हो जाए। डॉक्टर देखिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में लेकर जाइए और कुछ भी कीजिए, जो इलाज वहाँ हो सकता है वह इलाज यहाँ भी हो सकता है। कोकिलाबेन, धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है कैंसर पेशेंट के लिए, यह आप भी अच्छे से जानते हैं, और दुनिया में जो कोई भी इलाज उनका वहाँ हो सकता है वह इलाज उनका यहाँ भी हो सकता है। हम आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए आपसे सीधे और सच कह रहे हैं। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मान पूरी तरीके से टूट चुका था। उस दिन वो मेरे पास आकर बहुत रोया, पहले ही उसकी माँ पापा उसके साथ में नहीं रहे थे और एक जीने की उम्मीद नैना के रूप में उसे मिला था, उसकी उम्मीद भी उसे छूटती जा रही थी। बहुत तकलीफ में था वह उस दिन। उसने हर तरीके की कोशिश की दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल में उसके रिपोर्ट भेजें, पर हर जगह से उसे बस नाउम्मीदी ही हाथ लगे। हर जगह से उसे यही कहा गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसी दिन उसे एक कॉल आया, वो कॉल महाबलेश्वर पुलिस स्टेशन से था। उस इंस्पेक्टर ने बोला उस दिन एक्सीडेंट करने वाला वह ड्राइवर मिल तो गया था, पर जब तक वहां पहुंचे तब तक वह मर चुका था और हमें कोई क्लू नहीं मिला। मान उसने नैना को जहर देने वाले को भी ढूंढने की कोशिश की और जो मिला भी हमारे घर का ही कोई सर्वेंट था, वह ये सब कर रहा था। पर मामूली सा वो सर्वेंट किसके कहने पर ये कर रहा था, ये कहने से पहले उस सर्वेंट ने सुसाइड कर लिया और हमारे हाथ कोई ब्लू नहीं लगा। उस दिन मान जब घर पहुंचा तो तब तक उसने अपने आप को संभाल लिया था, या यूं कहो उसे संभालना पड़ा नैना के लिए, कहीं नैना को कुछ पता ना चल जाए। वो नैना को कुछ बताना नहीं चाहता था, पर थोड़ा बहुत शक तो नैना को भी हो चुका था कि कोई बड़ी बात तो है। पहले पहले तो उसने बहुत पूछा पर मान उसे कुछ नहीं बताया। उसने उसे यही बताया कि वो ज़रूरत से ज़्यादा वीकनेस के वजह से ऐसे बीमार है। मान उसका बहुत ख्याल रखता था, चाहे सुबह उसे मॉर्निंग वॉक पर ले जाना हो या हाथों से खाना खिलाना। नैना को इतना तो पता चल चुका था उसे कुछ बड़ी बीमारी है, पर मान से उसे कुछ भी पता नहीं चला। फिर एक दिन मान के कबोर्ड से कुछ निकालते वक्त उसे वो रिपोर्ट दिख गए और उसे सब पता चल गया, पर पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी वो, उसने किसी को भी पता नहीं चलने दिया कि उसे सब कुछ पता है। वह भी मान के साथ साथ अब खुश रहने लगी थी, हंसती थी, बोलती थी, पर धीरे धीरे उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी और वो और भी कमज़ोर होती जा रही थी। वो एक दिन बाहर गार्डन में वो मान के साथ बैठी हुई थी, मान उसे अपनी बाहों में भर के बैठा हुआ था और वह बातें कर रहे थे। उसने मान से बोला, मान तुम मुझसे एक वादा करोगे? मान बोलो क्या चाहती हो तुम? नैना, मेरे जाने के बाद तुम ऐसे ही खुश रहोगे और एक खूबसूरत सी सुंदर सी लड़की देखकर शादी कर लोगे? नैना ने मान से पूछा, के क्या आप मुझे एक वादा करोगे? मान, कैसा वादा नैना? नैना, नहीं, पहले वादा करेंगे तो ही बोलूंगी। मान, बोलो क्या चाहती हो तुम? नैना, मेरे जाने के बाद आप ऐसे ही खुश रहोगे और एक खूबसूरत सी सुंदर सी लड़की देखकर शादी कर लोगे? मान पहले तो ये सुनकर चौंक गया और अपनी नज़रों को इधर उधर करते हुए उसने थोड़ा गुस्से में नैना से बोला, ये तुम क्या कह रही हो नैना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है ना, मुझे इस तरीके का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। नैना, के देखिए, मुझे सब कुछ पता चल चुका है और इस बात को छुपाने की और कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप अब मुझसे ये वादा कीजिए प्लीज़। मान नैना को थोड़ा टाइट पकड़ लिया और गुस्से में बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। नैना, के प्लीज़ आप मेरी ये एक बात मान लीजिए या ये सोचिए ये मेरी आखिरी। मान उसके होंठों पर अपना उंगली रख दिया। प्लीज़ नैना, ऐसा मत बोलो, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगा। नैना, देखिए के हम सच्चाई से भाग नहीं सकते, ये आप भी जानते हैं और मैं भी, ये मुमकिन नहीं है। शायद महादेव को भी ये मंजूर ही नहीं था हम साथ रहे, पर मैं आपसे एक वादा करती हूँ, अगले जन्म में मैं महादेव से आपको अपने लिए मांग कर ही दुनिया में आऊंगी और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दोनों रो पड़े थे एक दूसरे को गले से लगाकर, तभी नैना की सांसें उखाड़ने लगी। मान घबराकर डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए उठने लगा तो नैना ने उसे अपने पास बैठने बोली। मान उसको पानी पिलाया तो नैना बोली, के अब तो मेरी बात मान जाए और वादा कीजिए कि मेरे जाने के बाद आप अकेले नहीं रहेंगे और किसी अच्छी सी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। उखड़ती हुई सांसों से उसने मान के तरफ अपना हाथ बढ़ाई तो मान रोते हुए उसके हाथ पर अपने होंठ रख दिया। नैना मान को देखती रह गई। जब उसने कोई हलचल नहीं की तो मान उसे पुकारा, नैना, नैना, मुझसे बात करो नैना, पर तब तक वो जा चुकी थी मान को छोड़कर, हमेशा के लिए। उसके जाने के बाद मान बहुत ढूंढा उस कालपिट को जिसके कारण नैना हमारे बीच नहीं रही, पर वो मिला ही नहीं, ना कोई क्लू, ना कुछ, कोई सबूत भी नहीं मिला, जैसे सब वैनिश। मान एकदम चुप सा हो गया था, ना किसी से बोलना ना हंसना, सब कुछ भूल ही गया था। वह जिस काम के प्रति इतना पैशनेट रहता था, वह उसकी डिज़ाइन स्केचिंग, मान उस काम को भी भूल गया था। एक दिन हम साथ में बैठे थे तो मैंने कहा उससे कि ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा करके तो तू खुद को ही नहीं, मान नैना को भी तकलीफ दे रहा है। क्या उसे अच्छा लगेगा जब वह तुझे ऐसे इस हालत में देखती होगी? वह कहीं नहीं गई तुझे छोड़कर, वो यही तो है तेरे आसपास, तू बस महसूस कर उसे, तेरे दिल में देख, वह हमेशा तेरे दिल में जिंदा रहेगी। काफ़ी समझने के बाद और नैना का वास्ता देने के बाद उसके दूसरे दिन मान फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था।
पर अब वो मान पहले जैसा नहीं रहा। बात बात पर गुस्सा करना, नाराज हो जाना, अपने काम को लेकर सब कुछ भुला देना, यही जिंदगी बन गई है उसका। आज इस जगह पर आकर उसे शायद वही पुराने दिन याद आ गए और इसलिए उसने अपनी यह हालत कर ली। ये सब सुनने के बाद शिवांगी की आंखों में भी आंसू थे, पर उसने कुछ सोचते हुए कबीर से बोली, पर सर, मान सर के साथ में मैं यहाँ पहले भी आई थी, इसी जगह पर हम आए थे, तब तो मुझे वो ऐसे नहीं लगे। कबीर चौंकते हुए बोला, क्या तुम लोग पहले भी यहाँ आ चुके हो? शिवांगी, हाँ, कुछ दिन पहले जब ये जगह फाइनल होने वाली थी तब वो मुझे ये जगह दिखाने के लिए लेकर आए थे, कुछ लोग भी आए थे उनसे मिलने यहाँ। कबीर, ओह, तो वो काम के वजह से यहाँ आया था, और अगर काम नहीं भी होता तो भी तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। वो ऐसा ही है, उसे अपने इमोशंस हाइड करना बखूबी आता है। उसके दिल में कितना भी दर्द क्यों ना हो, वो कितनी भी तकलीफ में हो, वो किसी को उस बात का एहसास तक नहीं होने देगा। शिवांगी हाँ मैं अपना सर हिला दिया और एक गहरी सांस छोड़ के बोली, सर, सुबह होने वाली है और अब हमें थोड़ी सी रेस्ट भी कर लेनी चाहिए, फिर वैसे भी शाम को शो है तो किसी को भी वक्त नहीं मिलेगा थोड़ा भी आराम करने का। कबीर ने भी ओक बोला और अपने रूम के तरफ जाने लगा, तभी शिवांगी ने उसे आवाज दी। कबीर पीछे मुड़ कर बोला, क्या हुआ, क्या बात है शिवांगी, अब और क्या जानना या पूछना रह गया है? सर, आपने जो भी बताया सर के बारे में, उस बारे में क्या चाचा चाची को मालूम है? कबीर, हाँ, उन्हें सब कुछ मालूम है। उन्होंने तो कई बार ये कोशिश भी की है कि मान किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले या कम से कम किसी को अपना गर्लफ्रेंड ही बना ले, पर मान ही है जो इसने अपने दिल दरवाजों को इतने कसके बंद करके रखा है कि इसमें किसी को बसना तो बहुत दूर की बात है, कोई इसके दिल में झांक भी नहीं पाती। चलो अब तुम जाओ और जाके आराम करो। और दोनों अपने अपने रूम तरफ चले गए। कबीर तो जाके सो गया, पर शिवांगी के मन में अभी भी बेचैनी और दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। चाचा चाची को अगर मान सर के बारे में पहले ही पता था तो मालिनी जी ने मुझे क्यों नहीं बताया, और चाचा चाची मान सर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या पैसा और प्रॉपर्टी के लिए कोई इतना नीचे जा सकता है? और कबीर सर ने बोला, मान सर काम के वजह से इस जगह पर आने के बाद भी मेरे साथ नॉर्मल रहे, पर मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा? उस रात को हम इतने नज़दीक थे, तो क्या वह सब फीलिंग सिर्फ मेरे तरफ से था या उनके मन में भी कुछ है? क्या मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ? हर हर महादेव दोस्तों, आज इतने चैप्टर बाद आप सभी से मुखातिब हूँ। आप सब कहानी पढ़ तो रहे हैं, पर नो लाइक्स, नो कमेंट्स, नो शेयर एंड नो सब्सक्राइब चैनल, तो आप सभी बताइए मैं क्यों लिखूँ? अगर आप कहानी को पढ़ रहे हैं तो एक लाइक करके कुछ कमेंट्स तो कर ही सकते हैं। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, कॉज आप सभी के कमेंट्स से मुझे लिखने में और मोटिवेशन मिलेगी, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स किया कीजिए। लाइक और कमेंट्स जितना अच्छा होगा चैप्टर उतना बड़ा दूंगी। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। और फिर से एक बार सुबह हो चुकी थी और सूरज अपनी किरणें चारों तरफ बिखेर रही थी। सुबह के किरणों से वह जगह सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही थी। चारों तरफ हरियाली और फूल, बीच में ही उन लोगों का शामियाना लगा हुआ था और कुछ ही दूर पर स्टेज था जहां शाम को शो होने वाली थी। मान उठा तो उसे रात का कुछ ज़्यादा याद नहीं था, बस इतना ही कि वो नदी के पास बैठा था और ड्रिंक कर रहा था। रात को इतना ज़्यादा पीने की वजह से उसे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसी वक्त कबीर अंदर आया और बोला, उठ गया तू? और एक ग्लास आगे बढ़ाते हुए बोला, ये ले, इसे पी ले और जाके फ्रेश हो जा, बहुत काम है आज। उसने हाथ से एक नींबू पानी का ग्लास बढ़ाया तो मान ने ग्लास की तरफ देखा और बोला, ये क्या है? कबीर, अब सुबह सुबह दारू या वाइन तो मिली नहीं मुझे, क्योंकि मैं इसका स्टॉक लेके घूमता नहीं हूं ना, तो नींबू पानी ले आया तेरे लिए, तेरे हैंगओवर के लिए ठीक रहेगा। मान अपनी नज़र झुकाते हुए बोला, ताना क्यों दे रहा है? कबीर, देने को तो थप्पड़ देने का दिल कर रहा है, पर इस वक्त और इस जगह नहीं, वापस जाकर तो फिलहाल ताना ही सही, यह पी चुपचाप और जाकर फ्रेश होकर आ जा, मैं बाहर तेरा नाश्ते पर इंतजार कर रहा हूँ। शिवांगी की भी सुबह हो चुकी थी, वैसे तो शायद ही उसने रात भर सोई होगी। इसी उधेड़बुन में वह रात भर सो नहीं पाई थी कि आखिर मान के दिल में चल क्या रहा है। अब उसे कौन बताए? मानवेंद्र सिंह खुराना के कई सेड्स है जिसे समझना उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वह भी उठी और फ्रेश होने चली गई और जल्दी जल्दी वो तैयार होने लगी। बाहर काफ़ी काम पड़ा हुआ था उसके लिए, आज शाम को शो भी था तो उसे काफ़ी चीज़ें देखना था। वो तैयार हुई और मुक्ति को भी जगा के फ्रेश होने के लिए बोली। मुक्ति उठी और फ्रेश होने चली गई। शिवांगी ने मुक्ति को वॉशरूम के बाहर से ही बोली, मैं बाहर जा रही हूँ, तो फ्रेश होकर नाश्ते पर आ जाना। मुक्ति ने हाँ बोली और फ्रेश होने लगी। शिवांगी बाहर गई और उसने नाश्ते का ऑर्डर बोलकर किसी से बात करने के लिए बाहर चले गई। वो वहां गई जहां पर स्टेज बन रहा था। उसे लाइट्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी तो वो वही ठीक करवाने के लिए चली गई थी। मुक्ति तैयार हुई और बाहर आकर शिवांगी को ढूंढने लगी। उसे लगा शिवांगी बाहर चली गई है तो वह रूम से बाहर चली गई। बाहर जाते वक्त मुक्ति चल रही थी और हाथ में फ़ोन चला रही थी। ठीक तभी सामने से आते हुए हो सोहा से टकरा गई। सोहा उसके टकराने से चीड़ गई और थोड़ा चिल्ला के बोली, है तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? और ये क्या कोई गार्डन है क्या जो ऐसे घूम रही हो? फिर उसके तरफ देखकर, और हो कौन तुम? कर क्या रही हो तुम यहाँ? मुक्ति, ए
कितना चिल्लाएगी, चुप, थोड़ा सा धक्का ही तो लगा, मोम की गुड़िया है क्या, कौन सा टूट गई तू। सोहा, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो। मुक्ति अपने चीन को 2 उंगलियों से सहलाते हुए सोहा के आजू बाजू घूमते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, जहां तक मुझे पता है यहाँ का बॉस मानवेंद्र जी और कबीर है, और तुझे देखकर तेरा जेंडर मुझे लड़की ही लग रही है, मतलब तू इन दोनों में से नहीं है, और अपना पीएम भी कनवारा ही है, तो उनके रिश्ते में भी तू नहीं लगती, और इससे नीचे जानने का शौक अपने को नहीं है तो रास्ता छोड़ और निकल। सोहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, यू बिच। और ये बोलते हुए सोहा ने मुक्ति पर हाथ उठ दी, पर वो थप्पड़ मुक्ति को लगती इससे पहले ही मुक्ति ने उसके हाथ को पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दी और जोर से दबाते हुए बोली, ना बेबी ना, ये गलती मत करना, वैसे ही तुम मोम की गुड़िया सी दिखती हो, टूटी फूटी हुई अच्छी थोड़ी ना लगोगी। अचानक कबीर वहां आ गया और उसने ये सब देखते हुए थोड़ा जोर से बोला, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। कबीर को देखकर मुक्ति ने एक झटका देके सोहा के हाथ को छोड़ दी। झटके से सोहा गिरती पर कबीर ने उसे थाम लिया और उसे सीधा खड़ा कर दिया। सोहा सही से खड़ी हुई तो कबीर ने उसे बोला, तुम जाओ मैं देखता हूँ। सोहा वहां से जाते वक्त मुक्ति को घूरती हुई बोली, ये जो तुमने किया ना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मुक्ति, ओए सुन पापा की परी। मुक्ति को वैसे भी सस्ती चीजों की कोई शौक नहीं है, चल निकाल ले पहली फुर्सत में। सोहा पैर पटकती हुई वहां से चली गई। कबीर मुक्ति के तरफ टर्न हुआ और बोला, ये सब क्या चल रहा था यहाँ पर। मुक्ति, मैंने क्या किया, और जो कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बता रही हूँ। वहीं पर पापा की परी ने ये सब शुरू किया था, मैं तो बस खत्म कर रही थी। कबीर, हाँ तुम कभी कुछ करती ही कहाँ हो। फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए अजीब सा शकल बना के बोला, और यह किस तरह के कपड़े पहनकर घूम रही हो तुम। मुक्ति, क्यों, क्या खराबी है इन कपड़ों में। मुक्ति ने उस दिन ब्लैक शॉर्ट्स जीन्स जो घुटनों से कुछ ज्यादा ही ऊपर थी, ब्लैक स्लीव लेस क्रॉप टी शर्ट जिससे उसकी कमर भी खुली हुई थी, और पैरों में ब्लैक लेस वाली सैंडल जिसकी लेस उसके घुटनों तक बंधी थी पहनी थी। उसके नाभि में एक रिंग में एक डायमंड फिट थी जिससे उसके कमर बहुत सेक्सी दिख रहा था। भले ही शिवांगी ने स्टाफ से मुक्ति को मिलवाई थी, पर फिर भी काफी लोगों को ये नहीं पता था कि मुक्ति कौन है। दिखने में मुक्ति भी कोई मॉडल से कम नहीं थी। 5.5 हाइट, दूध सा गोरा रंग, लंबी काली आंखों में गहरा भरा हुआ काजल, नाक में ब्लैक नोज पिन, नेल पॉलिश तक ब्लैक लगाई हुई थी, और हमेशा ही खुले रहने वाले उसके घुंघराले बाल जो पीठ से थोड़ी नीचे थी। देखने वाले उसे ऊपर से नीचे तक घुर घुर के देखते हुए जा रहे थे। मुक्ति को इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा था, पर पता नहीं क्यों कबीर को ये अच्छा नहीं है लग रहा था। उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि वहां पर शिवांगी आ गई और उसने मुक्ति को डांटते हुए बोली, तू यहाँ क्या कर रही है मुक्ति, मैं कब से तेरा ब्रेकफास्ट पर इंतजार कर रही हूँ, और तू यहाँ पर कबीर जी से बहस करने में लगी है। माना कि तू यहाँ पर सिर्फ घूमने आए है, पर मैं तो काम करने आया हूँ, और तेरे साथ ऐसे टाइम पास करते हुए मेरे उस खड़ूस बॉस ने देख लिया ना, तो पता नहीं कितना सुनाएगा। माना कि तू यहाँ पर सिर्फ घूमने आया है, पर मैं तो काम करने आया हूँ, और तेरे साथ ऐसे टाइम पास करते हुए मेरे उस खड़ूस बॉस ने देख लिया ना, तो पता नहीं कितना सुनाएगा। शिवांगी के मुंह से मान के लिए खड़ूस सुनकर कबीर को भी हंसी आ गई। उसने बोला, वाह क्या नाम रखा है तुमने मान का। शिवांगी मुक्ति को बोले जा रही थी तो मुक्ति बीच में ही बोली, अरे अरे ब्रेक मार शिबू, एक साथ कितना बोलेगी। अब सुन, पहली बात तो यहाँ तेरे साथ घूमने तो आए हूँ, पर जब से आए हूँ कबीर की तरफ एक बार देख, यहाँ सब अजीब नमूने ही दिख रहा है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं दिखा, और फिलहाल मेरे पेट में भूख के मेरे बहुत बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं, तो चल जल्दी मुझे ब्रेकफास्ट करना है। शिवांगी, हम चल, पर सुन, ये जो तूने पहना है इसे चेंज करके आ। मुक्ति, अब तू भी शुरू हो गई शिबू, तुझे तो पता है मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। शिवांगी, पता है मुझे, और मैं तुझे कोई डिज़ाइनर गाउन पहनने नहीं बोल रही, मैं तो ये बोल रही हूँ ये जगह बहुत खुली हुई है, तो बाहर का मौसम थोड़ा सर्द है, तेरी तबीयत खराब ना हो इसलिए बोली चेंज कर ले। मुक्ति, ओ तो ऐसा बोल ना, तू 2 मिनट रुक, मैं 5 मिनट में आई। ये बोलकर वो तुरंत रूम में चली गई। शिवांगी कबीर के तरफ मुड़ते हुए, आप बुरा मत मानिएगा इसकी बातों का, ये ऐसी ही है जुबा से, पर उसका दिल बहुत साफ है। कबीर, हाँ बातों से तो एकदम तीखी मिर्च है तुम्हारी दोस्त। हा हा हा। कबीर हंस पड़ा और बोला, वैसे तुमने काफ़ी आसानी से उसे चेंज करने के मना लिया। शिवांगी, हाँ जैसे कि आप देख चुके हैं वो थोड़ी टेढ़ी है, उससे सीधे सीधे कुछ बोलती मैं सबके नज़रों के बारे में या घूरने के बारे में तो वो चेंज कभी नहीं करती, उल्टा उन लोगों से उलझने चली जाती, इसलिए मैंने भी बातों को घुमा के बोला और वो मान भी गई। वो दोनों बात कर ही रहे थे तब तक मुक्ति चेंज करके आ गई। इस बार उसने शॉर्ट्स के जगह पर ब्लैक लो वेस्ट जीन्स पहन ली थी और ऊपर से ब्लैक लेदर फुल स्लीव शॉर्ट जैकेट। कबीर को ये देखकर कुछ तसल्ली तो हुआ, पर उसके कमर को देखा तो वो अभी भी काफी खुली दिख रही थी और वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब भाई जानबूझकर कोई आग में क्यों हाथ डाले जिससे उसे पता हो कि हाथ उसका ही जलने वाला है। कबीर मन में बोला, मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ, वो जो चाहे वो पहने, मुझे क्या, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। वैसे भी मैं फैशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ,
ऐसे तो रोज कितनों को देखता हूँ। उसने अपने सर झटका और शिवांगी को बोला चले। शिवांगी हाँ बोलकर मुक्ति को लेके आगे चल दी। कबीर उनके पीछे चल दिया। उसने देखा मुक्ति के पीछे कमर पर कुछ टैटू सा बना है जो नीचे से तो सांप जैसा लगा पर ऊपर क्या है ये नहीं दिख रहा था, पर इतना तो तय था टैटू ऊपर तक है और शायद काफी बड़ा भी। ब्रेकफास्ट के बाद जहां शिवांगी अपने काम में फिर से लग गई, वही मुक्ति शिवांगी को बोली मैं नदी के तरफ जा रही हूँ थोड़ा घूमने, जल्दी आ जाऊंगी। शिवांगी ने भी हाँ बोल दी और बोली ध्यान से ज्यादा दूर मत जाना, ये जगह तेरे लिए और मेरे भी नहीं है, तो कोई नई मुसीबत या पंगे न करना। मुक्ति मैं कहाँ कुछ करती हूँ शिवांगी, हाँ तू कहाँ कुछ करती है, सब कुछ मैं ही करती हूँ चल अब जा, क्योंकि शिवांगी को यहाँ बहुत काम था और मुक्ति वहाँ रहती तो कबीर या सोहा किसी ना किसी से उलझती रहती। मुक्ति अंदर रूम में गई और अपना गिटार उठा लिया। मुक्ति को गिटार बजाना बहुत पसंद था और वह कहीं भी जाती अपने साथ गिटार को लेकर ही जाती थी। बाहर कुछ ग्रुप मेंबर के साथ में सोहा भी बैठी हुई कुछ बातचीत कर रही थी। मुक्ति जब बाहर निकली तो सोहा ने अपने पैर आगे निकाल दी, इसलिए कि मुक्ति गिर जाए और सब उसकी हंसी उड़ाए, पर इससे विपरीत मुक्ति आगे आई और उसके पैर के ऊपर से निकाल गई और पीछे मुड़ के बोली क्यों बच्चे जैसी हरकतें कर रही हो पापा की परी, मुझ पर अगर कोई ट्रिक आजमाना हो ना तो ऐसे आजमाना जो मेरे लेवल का हो। हा 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 ये सब तो हम 5वीं 6ठी क्लास में करते थे, ये सब ट्रिक बहुत पुराना हो गया है, बच्चों जैसे हरकतें करना छोड़ दो और बड़ी हो जाओ। उसको बोलकर वो आगे बढ़ गई। सोहा उसे देखते हुए गुस्से में घूरती हुई हाथ मलती हुई रह गई। कुछ दूर जाकर वो नदी के पास एक पेड़ के नीचे उसके जड़ों में बैठ गई और नदी के पानी की तरफ देखने लगी। उसने अपने पैंट के पॉकेट से एक टैबलेट का स्ट्रिप निकाली और उसमें से एक टैबलेट निकालकर मुंह में रख ली। पानी की जरूरत थी उसे तो वो गिटार को साइड में रखकर नदी में ही उतर गई और हाथों में पानी भर के पी ली। वापस आके वो वहीं बैठ गई और सिगरेट निकालकर होंठों से लगा ली। जैकेट के जेब में हाथ डाली तो उसे लाइटर या माचिस नहीं मिला। तभी एक हाथ उसके सामने आया जिसमें माचिस था। उसने माचिस ली और अपना सिगरेट सुलगा ली। वापस माचिस देने गई तो देखी वो कबीर था। उसने 2 उंगली से सिगरेट मुंह से निकली और दूसरी ओर देखते हुए बोली तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई काम वाम नहीं है क्या? काम तो बहुत है पर तुम्हें यहाँ अकेले बैठे हुए देखा तो चला आया। कबीर बोला वैसे एक बात बोलूं? मुक्ति मैं नहीं बोलने बोलूंगी तो नहीं बोलेगा क्या? कबीर नहीं ऐसी बात नहीं है, बोलूंगा पर। मुक्ति हाँ मुझे पता था, ये तो भूख जल्दी। कबीर ये तुम मुझसे ऐसे क्यों बात करती हो हमेशा? अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे तुम करके बात की, फिर सडनली तू पर आ गई, और ये कैसी लैंग्वेज यूज करती हो तुम? भोंक मैं क्या कोई कुत्ता हूं जो भोंकूंगा? मुक्ति हो गया तेरा, बोल के चल निकल अभी और मुझे थोड़ा सा शांति से बैठने दे। उसने स्मोक करना फिर से शुरू कर दी थी। कबीर हाँ तो बैठो ने, मैंने थोड़ी ना तुम्हें रोका हुआ है। वैसे तुम्हें ये तो पता ही होगा ने कि सिगरेट स्मोकिंग इंजोरियस टू हेल्थ, सेहत के लिए हानिकारक होता है। और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। ये टैबलेट, उसके पॉकेट की तरफ उंगली करते हुए पूछा, ये किस चीज़ की दवाई खा रही थी तुम? मुक्ति टैबलेट की बात सुनकर थोड़ा हड़बड़ा गई पर तुरंत संभल कर ऐसा है ना ज़्यादा रिपोर्टर गिरी इधर ना झाड़ समझा, और ये जो तेरा कंसर्न है ना ये तू अपने उन पापा की परियों के लिए रख, तेरा बिजनेस में काम आएगा। यहाँ मेरे लिए ये कंसर्न दिखा के तुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कबीर मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा हूँ तुम्हें कंसर्न दिखाने के लिए, वो तो तुम शिवांगी की बेस्ट फ्रेंड हो और शिवांगी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तो पूछ लिया। मुक्ति तो हो गया ना जांच पड़ताल, चल निकल अभी, वैसे भी सुबह से दिमाग के नसें हिली हुई है। कबीर ठीक है जा रहा हूं, तुम मत बताओ, मैं शिवांगी से पूछ लूंगा। कबीर बोल के जैसे ही निकलने लगा मुक्ति ने उसके कॉलर पकड़ ली और बोली खबरदार जो तूने कुछ भी शिबू को बोला मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अब तो कबीर को भी गुस्सा आ चुका था। उसने एक हाथ से मुक्ति की बालों के अंदर उंगली डालकर और एक हाथ उसके कमर में डालकर उसे अपने तरफ खींच लिया। इस वक्त मुक्ति और कबीर के बीच फासले ना के बराबर थी। उसने मुक्ति के आंखों में देखते हुए बोला कॉलर छोड़। कबीर के आंखें गुस्से से लाल हो चुका था। मुक्ति की हाथ अभी भी कबीर के कॉलर को पकड़े हुए था। दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर कर देख रहे थे। कबीर मैंने बोला कॉलर छोड़, मैं मजाक करता हूँ सबके साथ, तेरे बातों पे कोई रिएक्ट नहीं करता, तो तूने तो मुझे बहुत हल्के में ले लिया। बालों को जोर से पकड़ने के वजह से मुक्ति का बहुत दर्द हो रहा था बालों में। मुक्ति की पकड़ अब कबीर की कॉलर पे ढीली हो चुकी थी। मुक्ति कबीर प्लीज इट्स हर्ट्स। कबीर सो व्हाट? हाँ। कंडीशन ऐसा था कबीर और मुक्ति एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे, दोनों के होंठों के बीच हवा पास हो जाए इतनी ही जगह बची थी। मुक्ति कबीर के सांसों को अपने होंठों पर महसूस कर सकती थी। उसके आंखों में आंसू छलक आए। कबीर ने जब मुक्ति के आंखों में आंसू देखा तो उसे भी काफी बुरा फील हुआ। उसने झटके से मुक्ति को छोड़ दिया और वहां से निकल गया। मुक्ति वहीं पर फिर से बैठ गई, एक और टैबलेट निकाल कर खाई और गिटार हाथ में लेके बजना शुरू की। ट्यून और सॉन्ग कुछ इस तरह था, जा रहा है अगर यह बता कब आएगा, खड़ी हूं मैं आज भी उस मोड़ पर, छोड़ा था तूने जहां, थोड़ी सी मैं रूठी हूं, थोड़ी सी मैं टूटी हूं, थोड़ी सी तेरे बिना।
आंसू रोके से गए, थोड़ी थम से गए, बह गए तेरे बिना। कबीर जाते जाते सुनकर रुक गया और वो पीछे मुड़ के देखने लगा। मैं तेरा हूँ, ऐसी जगह पे जो बेपता हूँ, जहाँ फासले ना हो और हम तुम बेपनाह हूँ। राहें मेरी खो गई, धुंधली सी हो गई, रह गई तेरे बिना। थोड़ी सी मैं रूठी हूँ, थोड़ी सी मैं टूटी हूँ, थोड़ी सी तेरे बिना। आंसू रोके से गए, थोड़ी थम से गए, बह गए तेरे बिना। कबीर काफी दूर आ चुका था नदी से, वो वहीं से देख रहा था और सोच रहा था, कुछ तो बात है इसके अंदर, इतना दर्द इस गाने के धुन में, क्या बात है। आज उसके आंखों में भी बहुत दर्द देखा मैंने, मुझे शायद शिवांगी से बात करनी चाहिए इस बारे में। कभी अगर कहीं मिलना लिखा तो थम जाएंगे हम, वही जी के अगर मरना भी हो तो ना होगा कोई गम। दर्द सहलाता है, बातें कह जाता है, याद भी दिलाता है। थोड़ी सी मैं रूठी हूँ, थोड़ी सी मैं टूटी हूँ, थोड़ी सी तेरे बिना। आंसू रोके से गए, थोड़ी थम से गए, बह गए तेरे बिना। सॉन्ग क्रेडिट #3। कबीर अपने मन में, कोई तो बहुत बड़ी वजह होगी जो ये ऐसी है। क्या वजह है? जो भी वजह है शिवांगी को सब पता होगा। फिर सर झटक कर छोड़ना कबीर, तुझे इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? वैसे आज मौका है, क्यों ना आज शिवांगी से बात की जाए। आज शो के बाद एक अच्छा सा मौका देख शिवांगी को अपने दिल की बात बोल दूंगा। कबीर अपने मन में, कोई तो बहुत बड़ी वजह होगी जो ये ऐसी है। क्या वजह है? जो भी वजह है शिवांगी को सब पता होगा। फिर सर झटक कर छोड़ना कबीर, तुझे इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? वैसे आज मौका है, क्यों ना आज शिवांगी से बात की जाए। आज शो के बाद एक अच्छा सा मौका देख शिवांगी को अपने दिल की बात बोल दूंगा। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी अपनी काम को बखूबी निभा रही थी। पूरा स्टेज लगभग तैयार था, हरी-भरी वादियों के बीच खुले में एक बड़ा सा स्टेज, जिस पर बहुत से लाइट्स लगे थे, दोनों तरफ बड़े बड़े पर्दे, और उन्हीं के बीच स्पीकर, सामने रेड कारपेट और उसके दोनों तरफ कुर्सियां। वो स्टेज के सामने खड़े होकर वॉकी-टॉकी पर इंस्ट्रक्शन दे रही थी, कानों में ब्लूटूथ लगा था। मान उसे देखते हुए उसके पीछे आके खड़ा हो गया। सामने ऊपर सीढ़ी लगाकर कुछ कारीगर अभी भी पर्दे फिक्स कर रहे थे, तभी एक के हाथ से पर्दे छूटकर नीचे आ गया और वो पर्दा उड़कर शिवांगी और मान के ऊपर गिर गया। शिवांगी पर्दे से निकलने के लिए जद्दोजहद करने लगी। उसे अभी तक पता नहीं था मान उसके पीछे है। पर्दे से बाहर निकालने के चक्कर में उसने मान को भी पर्दे में उलझा दिया था। तब उसे पता चला मान पास ही है और दोनों बहुत करीब आ गए हैं। वो अभी भी पर्दे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मान उसके बहुत करीब था और इस वजह से वो पर्दे से सुलझकर निकालने के जगह हड़बड़ाहट में और ज्यादा उलझती जा रही थी। मान उसे बोला, तुम थोड़ी देर शांत रहोगी, इतना पैनिक क्यों हो रही हो? बात ये थी, जब से शिवांगी को पता चला मान उसके पीछे ही है और उसे फील हुआ मान उसके इतने करीब है, तो तब से उसके धड़कनें तेज हो गई थी। वो कोशिश कर रही थी उससे दूर जाने की, पर जितना कोशिश करती उतना और उलझ जाती। तो मान उसे बोला, वेट, मैं कोशिश करता हूँ, तुम सीधी खड़ी रहो। शिवांगी सीधी खड़ी हो गई तो मान धीरे धीरे दोनों के ऊपर से वो पर्दा हटाना शुरू किया। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। मान बाकी का हिस्सा जब खींचकर हटा दिया तो पर्दे से लगकर शिवांगी के बालों का जुड़ा खुल गया और पूरा बाल उसके चेहरे पर आ गया। मान अपने उंगलियों से उसके चेहरे पर से बालों को हटाकर धीरे से उसके कान के पीछे कर दिया। मान के छूने शिवांगी के रोंगटे खड़े हो गए, उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा था। मान उसके कान के पास आकर बोला, तुमसे कुछ बात करना था, इसीलिए आया था। आज शाम शो खत्म होने के बाद क्या तुम मुझे बैकस्टेज मिल सकती हो? शिवांगी अपने आंखें उठाकर उसे इस तरह सवालों भरी नजरों से देखी जैसे पूछना चाह रही हो, क्यों? मान, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, प्लीज आज शाम मिलना जरूर। शिवांगी हाँ मैं अपने गर्दन हिलाई और वहां से जाने को हुई, पर नीचे पड़े हुए पर्दे में उसके पैर उलझ के वो फिर से गिरने को हुई। मान तुरंत उसे कमर से पकड़कर खींच लिया और बोला, संभल कर, तुम हमेशा इतनी जल्दबाजी में क्यों होती हो शिवांगी? देख कर चला करो, और सुनो, मिलना जरूर, मैं इंतजार करूंगा। शिवांगी अपनी धड़कन और धड़कते दिल को संभालते हुए वहां से निकल गई। वह खुद ही में सोच रही थी, यह हो क्या रहा था मुझे? क्यों उनके छूने से ही मैं सिहर सी गई थी? मेरा दिल इतना जोरों से क्यों धड़क रहा था? वो ये सब सोच ही रही थी कि सामने से आती हुई जुली उससे टकरा गई और बोली, संभाल कर शिवांगी। क्या हुआ? इतने किसके सोच में गुम हो जो सामने से आते हुए इंसान नहीं दिख रहा है? शिवांगी ने उसे सॉरी बोली और ये भी कि शाम होने वाली है और सब कुछ एक बार रीचेक कर ले और खुद जाकर तैयार हो जाए। वो भी तैयार होने ही जो रही है। जुली ने हाँ बोली और चली गई। शिवांगी अपने सोच विचारों को झटका और बोली, शिवानी की क्या सोच लेकर बैठ गई है? इतने सारे काम पड़े हैं, ये सब बातें तू बाद में सोच लेना, अभी काम खत्म होने जरूरी है। शिवांगी फिर अपने कामों में लग गई। धीरे धीरे शाम हो चली थी और मॉडल्स भी आना शुरू हो गए थे। शिवांगी देव के साथ मिलकर सारे मॉडल्स को उनके चेंजिंग रूम और ड्रेसिंग रूम में पहुंचा दी थी। सारे मॉडल तैयार हो चुके थे, क्योंकि यह एक फैशन शो था, उस हिसाब से सबको तैयार भी होना था। मुक्ति भी वापस आ चुकी थी। शिवांगी ने उसे बोला, अब तो तैयार हो जा। मुक्ति, देख, मुझसे नहीं होता ये सब, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ,
तेरे लिए ये सब जरूरी है क्योंकि तू यहाँ इनके साथ काम करती है, तो तू तैयार हो जा, मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। शिवांगी, तुझसे तो बातें करना ही बेकार है, तुझे तो वही ठीक लगता है जो तू करती है। शिवांगी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई और चेंज करने के बाद तैयार होने लगी। उसने एक फिरोजी कलर की डिजाइनर फुल स्लीव अनारकली सूट पहनी थी। नीचे से पर्ल और सिल्वर जरदोजी की बहुत हैवी काम किया हुआ था उसमें, जिसका लेंथ जमीन को छू रहा थी। उसका बैग काफी डीप था। बालों को उसने समेटकर एक क्लच लगा रखी थी। कानों में बड़े बड़े झुमके। मेकअप के नाम पे सिर्फ आंखों में गहरा काजल और एक छोटी सी बिंदी, बस यही थी। इस सादगी में भी वो कोई सुपर मॉडल से कम नहीं लग रही थी। मान भी आज वाइट कलर का टैक्सिडो पहना था और उसमें वह भी बहुत हैंडसम दिख रहा था। कबीर नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था। सोहा ने पिंक कलर की शॉर्ट मिडी पहनी थी, जिससे उसकी फिगर काफी अच्छी दिख रही थी और वह भी काफी सुंदर दिख रही थी। तैयार होने के बाद सब धीरे धीरे स्टेज के पास आ गए। कुछ ही देर में रैंप वॉक शुरू हो गया। धीरे धीरे मॉडल्स आते गई और वॉक करके जाती गई। काफी मेहमान भी आए हुए थे जिनको फैशन शो देखना था। शो खत्म होते होते 9 बजे बज गए। सब काफी थक गए थे। मान शिवांगी के पास खड़ा हो गया और सामने देखते हुए धीरे से उससे बोला, तुम कुछ भूली तो नहीं? शिवांगी, मैं क्या भूल गई? मान, सीरियसली शिवांगी, मैंने तुम्हें बोला था शो खत्म होने के बाद हम बैक स्टेज मिलने वाले हैं। शिवांगी, पर अब मैं आपसे अभी कैसे मिल सकती हूँ? यहाँ पर काफी लोग हैं और काफी काम भी बचा हुआ है, मैं अभी आपसे नहीं मिल पाऊंगी। मान, मुझे वो सब नहीं पता, मैं तुम्हारा नदी के पास इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। शिवांगी, ये आज आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आने की, पर पहले तो मुझे ये चेंज करना है। इतनी भारी भरकम ड्रेस मुझसे संभाली नहीं जाती। मान, वैसे तुम काफी खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में। सच में सादगी में भी इतनी कोई खूबसूरत कैसे लग सकता है, यही सोच रहा हूँ। बोलते हुए मान शिवांगी के बालों से वो क्लच निकाल लिया और शिवांगी बाल पूरे बिखर गए। शिवांगी, ये क्या किया आपने मेरे बाल? मान, तुम्हारे बाल खुले ही अच्छे लगते हैं। शिवांगी, अच्छा ठीक है, पर मेरे क्लच तो वापस कीजिए। मान, ये तो तभी वापस दूंगा जब तुम मुझसे मिलने आओगी। शिवांगी, मैंने कहा ना आपसे मैं कोशिश करूंगी, फिलहाल तो मुझे जाना है। वो वहां से बड़बड़ाते हुए चली गई। पता नहीं ये मान सर को आज क्या हुआ है, ये आज ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। जाते हुए रास्ते में उसे कबीर मिल गया तो उसने कबीर से पूछी, कबीर सर, आपने मुक्ति को कहीं देखा है क्या? कबीर, नहीं, मैंने तो उसे कहीं नहीं देखा, पर जाएगी कहाँ होगी, कहीं यहीं पर। शिवांगी, कबीर सर प्लीज मुक्ति को ढूंढ के थोड़ा जल्दी मेरे रूम में भेज दीजिए ना, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। कबीर, शिवांगी, वो मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी काम है और कुछ पूछना है तुमसे मुक्ति के बारे में। शिवांगी, क्या बात है सर, और मुक्ति के बारे में आपको क्या बात करनी है? कबीर, ऐसे नहीं, एक काम करो, तुम जाकर पहले चेंज कर लो, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। शिवांगी, कुछ प्रॉब्लम है क्या सर? उसने फिर कुछ गड़बड़ की है क्या? कबीर, तुम पहले जाकर आओ, फिर आराम से बात करेंगे, पर आना जरूर, मुझे कुछ तुमसे जरूरी पूछना है। ठीक है कबीर सर, मैं आती हूँ। शिवांगी बोलकर चली गई और जाते हुए उसने कबीर से फिर एक बार बोला, मुक्ति मिल गई तो उसे भेज दे। कबीर, तुम पहले जाकर आओ, फिर आराम से बात करेंगे, पर आना जरूर, मुझे कुछ तुमसे जरूरी पूछना है। ठीक है कबीर सर, मैं आती हूँ। शिवांगी बोलकर चली गई और जाते हुए उसने कबीर से फिर एक बार बोला, मुक्ति मिल गई तो उसे भेज दे। शिवांगी अपने रूम में जाकर चेंज करने लगी। वो अपनी अनारकली का कुर्ता निकाल ही रही थी, उसके जीभ बीच में अटक गई। काफी कोशिशों के बाद भी उसके कुर्ती का जिप आधा खुले ही रह गई। काफी वक्त से पीछे हाथ रखे वह उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, पर ना तो वो बंद हो रहा था ना खुल रहा था। वह अपने रूम में मुक्ति की ही इंतजार कर रही थी, जिससे मुक्ति आए और चेंज करने में उसके मदद करे। इतने में ही डोर नॉक हुआ। शिवांगी को लगा मुक्ति आई है। डोर नॉक होते ही शिवांगी बोली, मुक्ति तू आ गई, चल जल्दी आ अंदर, प्लीज इसको देख ले, देखना ये खुल ही नहीं रहा है, प्लीज इसे खोल दे। शिवांगी आगे देख बोले जा रही थी, पीछे से कोई आवाज नहीं आया तो उसने फिर बोली, क्या कर रही है मुक्ति, थोड़ा जल्दी करना, खोलना इसे, बहुत इरिटेशन हो रही है मुझे इस ड्रेस में, इतना भारी भरकम ड्रेस कौन पहनता है, मुझसे तो नहीं पहना जाता। मुक्ति क्या कर रही है? शिवांगी बोले जा रही थी। दरअसल उसने पीछे देखा नहीं था, पीछे कोई और नहीं मान खड़ा था और मान के तरफ पीट करके शिवांगी खड़ी हुई थी, इसलिए उसे मालूम नहीं पड़ा यह अंदर कौन आया है। डोर उसने खुला ही छोड़ा था, उसे लगा मुक्ति आएगी, पर आ गया मान टीयर्स ऑफ जॉय, और मान यहाँ एक बार फिर से उसे ये याद दिलाने के लिए आया था वह उसका वेट कर रहा है। डोर खुला देखकर वह भी अंदर आ गया था, मगर जब उसने शिवांगी की अध खुली पीठ देखा उससे रहा नहीं गया और वह शिवांगी के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, उसके जगह कोई और मेल अंदर आ जाता तो। शिवांगी के बार बार कहने पर वह अपने हाथों को उसके जीभ के पास लेकर तो जा रहा था, पर फिर से पीछे खींच लेता। ऐसा वो 3-4 बार कर चुका था, पर उसे हिम्मत नहीं हो रहा था। उधर शिवांगी भी इरिटेट हो चुकी थी। मुक्ति क्या कर रही है, कब से बोल रही हूँ जल्दी करना।
मान एक गहरी सांस खींचा और अपने हाथों को फिर से एक बार जीभ तक लेकर जाकर एक बार वापस पीछे खींच लिया। शिवांगी के फिर से एक बार फिर से बोलने पर उसने सांसें रोक जीभ को पकड़कर थोड़ा सा ट्विस्ट करके नीचे किया। किसी और के हाथ के टच के एहसास से शिवांगी को कुछ अलग सा फील हुआ और उसने सामने शीशे में देखी तो उसे उसके पीछे खड़ा मान दिखा। उसकी तो आंखें ही बड़ी हो गई, जुबान पर जैसे लकवा मार गया, कुछ बोलने की कंडीशन में ही नहीं रही हो। अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए वह शीशे से पीछे देख रही थी। वह पीछे एक हाथ और सीने पे एक हाथ रखे टन हुई और मान को देख नजरें झुकती हुई बोली, सर आप यहाँ। माँ, न सर आप। मान, श या तो हकलाती हो या इतना बोलती हो तुम, और ऐसे डोर कौन खुला रखता है? लुक एट माई आइज। उसके बोलने से शिवांगी ने मान के आंखों में देखा। मान उसके दोनों कंधे पे हाथ रखा और उसे फिर से घुमा दिया। शीशे से उसे देखते हुए ही उसके पीठ पर एक हाथ रख दिया और दूसरे हाथ से उसके जीभ बंद करने लगा और बोला, मैं यहाँ सिर्फ आया था तुम्हें ये बोलने के लिए कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। मान के छूने से शिवांगी के सांसें जैसे रुक सी गई थी। मान हल्के से उंगलियों से उसके पीठ को छूकर बोला, आई एम वेटिंग बोलकर वो पीछे मुड़ गया। जाते हुए वो फिर रुका और बोला, वैसे तुम्हारे पीठ पर वो जो तिल है ना, वो मुझे हमेशा अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। शिवांगी मान के बातों को सुनकर शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। उसने मान के जाते ही झट से दरवाजा बंद कर लॉक कर दिया और जल्दी जल्दी सांस लेने लगी, जैसे कि उसने ना जाने कब से अपनी सांसें रोकी हुई थी। उसने जैसे तैसे अपनी ड्रेस चेंज की और वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोकर अपने आप को शांत करने लगी। थोड़ा रिलैक्स फील होने के बाद वह अपने रूम से बाहर आई और मुक्ति को ढूंढने लगी। कुछ दूर पर ही उसे कबीर खड़ा दिखा तो उसने कबीर से जाके पूछा, कबीर सर, आपने मुक्ति को कहीं देखा है क्या? मैं आपसे कुछ देर पहले बोली थी मुक्ति को भेज दीजिए, पर आपने भेजा नहीं। कबीर, हाँ वो मेरा ध्यान से उतर गया था। वह देखो सामने खड़ी है मुक्ति। मुक्ति थोड़ी दूर ही खड़े होकर कुछ स्टाफ से बात कर रही थी और मस्ती कर रही थी। उसको को खुश देखकर शिवांगी को भी अच्छा लगा और वो मुक्ति के पास जाने को हुई तभी कबीर ने बोला, शिवांगी मुझे तुमसे कुछ पूछना था। शिवांगी, हाँ पूछिए ना सर, क्या पूछना है? कबीर, यार पहले तो ये तुम सर लगाना और आप करके बात करना बंद कर दो। हम दोस्त हैं राइट, तो दोस्तों के जैसे बात करो ना। शिवांगी, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अब बता भी दीजिए क्या बात करना है और क्या पूछना है आपको मुझसे। कबीर, मुझे मुक्ति के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। शिवांगी मुक्ति के तरफ देखते हुए, मुक्ति के बारे में क्या बात करनी है आपको मुझसे? उसने कुछ किया क्या, कोई नई कांड? कबीर, नहीं बात वो नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता था, मुक्ति को कोई प्रॉब्लम है क्या? आई मीन कोई बीमारी? शिवांगी, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कबीर, शिवांगी दरअसल बात यह है कि मैंने आज मुक्ति को कुछ दवाएं खाते हुए देखा था और वो उस वक्त स्मोक भी कर रही थी। शिवांगी कुछ सोचते हुए, हाँ स्मोक थी वो करती है कभी कभी मुझसे छुपकर, ड्रिंक भी कर लेती है छुपके, क्योंकि उसने मुझसे कहा था वो छोड़ देगी धीरे धीरे, पर ये दवाई। कबीर, क्या आप मुझे बता सकते हैं किस टाइप की दवाई खा रही थी वो? कबीर, देखो शिवांगी, मुझे दवा का नाम तो नहीं पता, कॉज मुझे देखते ही उसने वो दवा अपनी जैकेट के पॉकेट में छुपा लिया था, पर हाँ वो कोई वाइट कलर का टैबलेट था। बात यह है, मैं सुबह ब्रेकफास्ट के कुछ देर बाद बाहर जा रहा था, अपना एक क्लाइंट आने वाला था शो में उनको रिसीव करने। जाते वक्त वो मुझे नदी किनारे दिखी, थोड़ा मस्ती करने और उसको थोड़ा छेड़ने के मूड से मैं भी उसके पास चला गया। वहां जाके देखा वो कोई टैबलेट खा रही थी और उसके बाद जो हुआ कबीर ने सब शिवांगी को बता दिया। कबीर ने बोलते वक्त ये ध्यान नहीं दिया, उसके बातों को सुनते हुए शिवांगी को बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसकी मुट्ठी बंध गई थी और आंखें लाल हो चुकी थीं। मुक्ति ने जब शिवांगी को देखा तो उसके पास हंसते हुए आ गई और बोली, क्या यार शिबू, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। फिर थोड़ा मुंह बनाते हुए बोली, बहुत भूख लगी है, चलना कुछ खाकर आते हैं। शिवांगी मुक्ति से थोड़ी दूर और कबीर के तरफ टर्न होकर खड़ी थी, इसलिए उसे पता नहीं चला शिवांगी इस वक्त कितनी गुस्से में है। शिवांगी थोड़े व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, हाँ चलना, आज तेरी फेवरेट डिश खिलाती हूँ तुझे, जिसके बाद तुझे खाने की भूख तो बिल्कुल नहीं लगेगी। मुक्ति असमंजस में उसके तरफ देखी और बोली, मतलब? शिवांगी उसके तरफ घूमी और बोली, वाइट टैबलेट खिलाती हूँ चल। मुक्ति की आंखें शौक से बड़ी हो गई। शिवांगी, अब गुस्से में, अब भी मतलब समझ नहीं आया, और इतना बोलकर ही शिवांगी ने एक जोर का थप्पड़ मुक्ति को जड़ दिया। शिवांगी थोड़े व्यंग्यात्मक लहजे में बोलो, हाँ चलना, आज तेरी फेवरेट डिश खिलाती हूँ तुझे, जिसे खाने के बाद तुझे खाने की भूख तो बिल्कुल नहीं लगेगी। मुक्ति असमंजस में उसके तरफ देखी और बोली, मतलब? शिवांगी उसके तरफ घूमी और बोली, वाइट टैबलेट बहुत पसंद है ना तुझे, खिलाती हूँ चल। मुक्ति की आंखें शौक से बड़ी हो गई। शिवांगी, अब गुस्से में, अब भी मतलब समझ नहीं आया, और इतना बोलकर ही शिवांगी ने एक जोर का थप्पड़ मुक्ति को जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोर का था, मुक्ति के होंठों के साइड से खून निकल आया और मुक्ति लड़खड़ा के गिरने को हुई।
कबीर ने उसे संभाल लिया तो मुक्ति ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है ये सब तेरा ही किया धरा है। कबीर, तुम क्या कह रही हो, मैंने क्या किया है? मुक्ति, तूने क्या किया है ये मैं तुझे बाद में बताती हूँ, अभी के लिए तू अपनी ये मनहूसियत शक्ल लेके निकाल, और जिंदा रहना चाहता है तो मुझे मिलना मत दोबारा। वो शिवांगी के तरफ घूमकर बोली, शिबू प्लीज मेरी बात सुन एक बार। और वो शिवांगी के पास जाने को हुई तो शिवांगी ने हाथ से उसे रुकने को इशारा करके और एक उंगली को हिलाते हुए बोली, दूर दूर रह तू, पहले मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना तू। मुक्ति, शिबू प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। मुक्ति बहुत रोने लगी थी। शिवांगी, कियू सुनूं तेरी बातें, इसलिए ताकि तू मुझे फिर से एक बार मूर्ख बना दे और मैं फिर से तेरी बातों में आ जाऊं। कबीर को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था और अब आजू बाजू लोग भी जमा होने लगे। भले ही गेस्ट चले गए थे पर स्टाफ अभी वही था। सोहा भी एक तरफ खड़ी होकर ये सब देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी, चल क्या रहा है। शिवांगी को इतने गुस्से में देखते हुए कबीर ने एक ग्लास पानी शिवांगी के हाथों में थमा दिया और बोला, प्लीज शिवांगी शांत हो जाओ और इस तरह गुस्सा करना बंद करो, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और मुक्ति की तरफ देखो, तुमने इस तरह उसे मारा है, उसे चोट भी आई है, देखो तो उसके होंठों से खून निकल रहा है, कुछ बात है तो उसे शांति से सुलझाओ, इस तरह सबके सामने उसे मार के नहीं। शिवांगी जब मुक्ति के तरफ देखी तो उसे मुक्ति के होंठों से खून निकलता हुआ दिखा। गुस्से में वो मुक्ति तो हट नहीं करना चाहती थी, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हाथों में पकड़ी हुई पानी की ग्लास को इतना जोर से दबाई वो ग्लास शिवांगी के हाथों में ही टूट गया और शिवांगी के हाथों से भी खून निकालने लगा। मुक्ति दौड़कर शिवांगी के पास आने को हुई तो शिवांगी ने फिर एक बार उसे वहीं खून भारी हाथों से दूर रहने का इशारा कर दिया। उधर मान काफी देर तक नदी किनारे शिवांगी का इंतजार कर रहा था। उसने शिवांगी को बताया था वो बैक स्टेज नदी किनारे उसका इंतजार करेगा, पर काफी देर तक किनारे इंतजार करने बाद भी जब वहां शिवांगी नहीं आई तो वो गुस्से में वापस आने को हुआ। रास्ते में ऑफिस का कोई स्टाफ उसे मिला तो उसने मान को बताया, स्टेज के पास कुछ हुआ है और शिवांगी और मुक्ति में कोई बहस चालू है। मान को गलतफहमी हो गई कि शिवांगी को अपनी दोस्त को छोड़कर बाकी किसी चीज की कोई परवाह नहीं, उसके लिए मुक्ति उसकी दोस्त ही सबसे ऊपर है। शिवांगी को मान या उसके इमोशंस की कदर ही नहीं। पर उसकी ये गलतफहमी तुरंत दूर हो गई जब वापस आकर उसे ये दिखा, एक तरफ मुक्ति बहुत रो रही थी और शिवांगी के पास आने की कोशिश कर रही थी, उसके होंठों से खून भी निकल रहा था, वहीं उसके सामने कुछ दूरी पर शिवांगी के हाथों से भी खून निकल रहा था और वो काफी गुस्से में थी। कबीर भी पास ही में था, पर वो किसे क्या कहे, क्या समझाए और क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवांगी किसी को अपने पास आने नहीं दे रही थी और कुछ सुन भी नहीं रही थी, तो मुक्ति भी कुछ सुन नहीं रही थी, वो सिर्फ एक ही बात बोले जा रही थी, एक बार शिवांगी उसके बातों को सुन ले, उसे बस शिवांगी के पास जाना था। कबीर को ऐसा लग रहा था वो अपने हाथों से अपने बालों नोच ले, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वह उसके समझ के पड़े था, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था और यह क्यों हो रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था। मान एक तो वैसे ही गुस्से में था और शिवांगी और मुक्ति की ऐसी हालत देखकर उसे और गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर बोला, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। उसके आवाज से सब उसके तरफ देखने लगे। ये सब जब से चल रहा था आसपास काफी स्टाफ जमा हो गए थे और सब देख रहे थे। मान फिर से बोला, यहाँ पर क्या कोई तमाशा चल रहा है? आउट एवरीवन, जाओ सब यहाँ से जाकर अपने अपने काम करो। जो भी स्टाफ खड़े होकर देख रहे थे वो वहां से चले गए। सोहा अभी तक वही थी तो मान बोला, तुम्हें अलग से बोलना होगा क्या? आई सेड आउट एवरीवन राइट नाउ। उसके ऐसे गुस्से में भरी हुई बातें सुन ले सोहा भी चली गई, क्योंकि उसे और सबको मान के गुस्से के बारे में पता था और वे लोग बेवजह उससे अपनी दोस्ती या किसी को अपनी नौकरी गंवानी नहीं थी। सबके जाते ही मान कबीर को बोला, कबीर तू मुक्ति को यहाँ से लेकर जा, मैं इसे देखता हूँ। कबीर हाँ मैं सर हिलाया और मुक्ति के पास जाने को हुआ तो मुक्ति ने रोते हुए फिर से चिल्ला के बोली, नहीं मैंने कहा तुझे मेरे पास मत आना और मुझे कहीं नहीं जाना, जब तक शिबू मेरी बात सुन नहीं लेती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मान थोड़ा गुस्से से और जोर देकर मुक्ति से बोला, मुक्ति मैंने कहा अभी के अभी कबीर के साथ जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मुक्ति, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे शिबू से बात करनी है प्लीज। मान एक लंबी सांस लिया और गुस्से को काबू करते हुए मुक्ति के पास गया और उसके सर पे हाथ रखकर बोला, देखो मेरी तरफ। मुक्ति ने सर उठाकर जब मान को देखी तो मान ने देखा मुक्ति के गालों पर 5 उंगलियों के निशान बने हुए हैं और उसके गाल थोड़ा सूज भी गए हैं। होंठों से निकलता हुआ खून सूख गया था पर होंठ फट गया था, ये देखा जा सकता था। मान ये सोचा, आखिर इस बड़ी क्या बात हो गई जो शिवांगी इतनी गुस्से में आ गई। खैर उसने मुक्ति को देखा और बोला, देखो तुमने मुझे ब्रो बोला था है ना? मुक्ति ने रोते हुए हाँ मैं अपने गर्दन हिलाई तो मान बोला, ब्रो का मतलब भाई होता है, ये तो जानती हो ना? मुक्ति ने फिर से हाँ में सर हिलाई। मान, और अगर तुम मुझे अपना भाई समझती हो तो मेरा बात मानो। मान मुक्ति को समझा ही रहा था पर बीच में शिवांगी मान के बातों को काट कर गुस्से में बोली, इसे क्या पता रिश्ता क्या होता है और किसे समझा रहे हैं आप?
इसे सिर्फ एक ही रिश्ता पता है, नशे का रिश्ता, ये और इसका नशा, बस। तो अब यही रिश्ता रहेगा इसके साथ, मेरा जो रिश्ता इससे था अब हर रिश्ता खत्म इससे। मुक्ति उसके बातों को सुनकर और जोर से रोने लगी और बोलने लगी, नहीं शिबू प्लीज़ ऐसा मत बोल, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, प्लीज़ मेरी बात एक बार सुन ले। मान जोर से चुप, एकदम चुप, दोनों के दोनों चुप हो जाओ। कबीर इसे ले जाओ और मुक्ति तुम अभी कबीर के साथ जाओ, हम शांति से बात करते हैं बाद में, ठीक है। मुक्ति जाना तो नहीं चाहती थी, पर कबीर उसका हाथ पकड़कर खींच कर ले गया और रूम में ले जाकर बेड पर बिठा दिया। उसने फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और उसके पास बैठते हुए बोला, देखो मुझे ये तो नहीं पता ये सब क्यों हुआ, पर अगर ये मेरे वजह हुआ है तो मैं दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुक्ति उससे कुछ भी नहीं बोली, अपना मुंह फेर कर बैठ गई और बोली, मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है और ये दवा लगाने की नाटक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जख्म भी तुम्हारे वजह से ही मुझे मिला है। मैंने सुबह पहले ही तुमसे कहा था शिवांगी को कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी तुमने उससे पूछा। कबीर देखो मुझे सच में नहीं पता था इतना छोटा सा सवाल का इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। मुझे तो लगा शायद तुम्हें कुछ बीमारी हो गई है और तुम शिवांगी से अपनी बीमारी छुपा रही हो, इसीलिए मैंने शिवांगी से पूछा। मुझे सच में नहीं पता था इतना बड़ा कोई कांड हो जाएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अगर मेरे वजह से ये सब कुछ हुआ है तो। मुक्ति अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है कबीर, क्योंकि मैं जानती हूँ शिबू मुझे फिर से माफ़ नहीं करेगी, वह बहुत जिद्दी है और मैं तो उसे किया हुआ वादा तोड़ा है। तुम जाओ यहाँ से, कभी मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। रोते हुए उसकी हिचकी बंद गई थी, वो उस वक्त कुछ भी बोलने के हालत में नहीं थी, वो अभी भी रोए जा रही थी और बोले जा रही थी उसे शिवांगी से बात करनी है। कबीर ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश किया पर नाकामयाब रहा और कोई उपाय उसे सूझा नहीं, तो कबीर ने एक ग्लास में पानी भरा और उसमें एक नींद की गोली मिला दिया चुपके से और बोला, मुक्ति मेरी शक्ल नहीं देखनी है मत देखो, पर मान का कहाँ तो मानो, उसको तुम रो बोलती हो ना, तो अपने भाई का कहाँ मानो, दावा लगा लो और ये पानी पी लो और शांत हो जाओ। वो पानी भी नहीं पीना चाहती थी, तो कबीर ने गुस्से से बोला, चुपचाप ये पानी पियो और शांत रहो, पता नहीं क्या कारनामा किया है जो शिवांगी इतने गुस्से में है, मैंने आज तक उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, ये पानी पियो नहीं तो दूसरा गाल मैं रंग देता हूँ, फिर बोलते रहना अपने मान ब्रो से। मुक्ति पानी का ग्लास हाथ में ली तो कबीर ने एक कर्तन से उसके होंठ को डिटॉल से साफ किया और वहां पर और गाल पर मलम लगा दिया। कबीर थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि जख्म साफ करते वक्त या मलम लगाते वक्त मुक्ति ने ज़रा भी रिएक्ट नहीं की, वो तो जैसे सुनसी हो गई थी। दावा लगने के बाद कबीर ने मुक्ति को पानी पीने बोला तो वो पानी पी ली और बोली, प्लीज़ मुझे शिबू से बात करनी है, एक बार मुझे उसके पास जाने दो। कबीर देखो बात क्या है ये तो मुझे नहीं पता, वो तुम्हें और उसे पता है, पर इस वक्त उसके पास जाना सही नहीं होगा, वो अभी बहुत गुस्से में है। मान है उसके पास, तुमने देखा ही होगा उसने तुम्हें मारने के बाद खुद को भी जख्म पहुंचा लिया था। अभी तुम यही आराम करो, उसका गुस्सा शांत होते हैं हम उससे बात करेंगे। नींद की गोली के असर से उसके आंखें बंद होने लगी थी पर फिर भी वो सो नहीं रही थी। कबीर ने उसे बोला, तुम थोड़ी देर सो जाओ, मैं वहां जाकर शिवांगी से बात करता हूँ। मुक्ति गोली के असर से वो थोड़ा सॉफ्ट होकर नशे में कबीर से बात करने लगी थी। तुम उससे कहोगे ना वो मुझे माफ़ कर दे, अगर उसने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ कर पाऊंगी कबीर, और ज़िंदगी भर तुम्हारा शक्ल कभी नहीं देखूंगी। कबीर हम मैं बात करूंगा, पर ये तभी करूंगा जब तुम शांत होकर थोड़ा आराम करोगी। मुक्ति लेट गई और आंखें बंद करते ही उसे गोली के असर से नींद आ गई। कबीर उसके पास ही बैठ गया और उसके सर पर और गाल को हाथ से सहलाने लगा। कबीर मन में, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है और क्यों, पर सुबह में और अभी जैसे मैंने तुम्हारा दो अलग रूप देखा है। कबीर को मुक्ति के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था अगर वह शिवांगी को वो सारी बातें नहीं बोला होता या कुछ नहीं पूछा होता तो शायद हालात ऐसा नहीं होता, उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। मुक्ति नींद में भी यही बोले जा रही थी, उसे शिवांगी से मिलना है, उसे उससे बात करनी है। कबीर उसके सर पे हाथ घुमाने लगा तो वो गहरी नींद में सो गई। कबीर ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और उसके बगल में कुर्सी लेके बैठ गया। कबीर उसके सर पे हाथ घुमाने लगा तो वो गहरी नींद में सो गई। कबीर ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और उसके बगल में कुर्सी लेके बैठ गया। दिल उधर मान शिवांगी के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ा तो शिवांगी हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मान देखो शिवांगी, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत गर्म है और मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। शिवांगी फिर भी नहीं सुनी और हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मान तो तुम ऐसे नहीं मानोगी है ना। मान ने उसे झटके से ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया तो शिवांगी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर मान के ताकत के आगे उसकी कोशिश जीरो थी, तो वो मान के गिरफ्त से छूट नहीं पाए। मान कोशिश बेकार है शिवांगी, तो मत करो। मान उसे उठाकर अपने रूम में ले आया और अपने बेड पर बिठा दिया और उसके सामने कुर्सी सरका कर बैठ गया। मान शिवांगी के हाथ को पकड़कर देखा तो खून जम गया था, पर हाथ में अभी भी कांच का एक टुकड़ा फंसा हुआ था। उसे पता था कांच निकालते ही खून फिर से बहना शुरू हो जाएगा। वो उठा और बोला, मैं फर्स्ट एड लेके आता हूँ, तब तक तुम यहाँ से हिलना भी मत, समझी। जब शिवांगी ने कुछ नहीं बोली तो मान गुस्से में बोला, मैंने जो बोला सुना या नहीं।
शिवांगी ने नाराजगी से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा ली। तो मान, ये अच्छा है, गलती भी खुद करो और नाराज भी खुद ही हो जाओ। शिवांगी, मैंने कोई गलती नहीं की, जो किया वो बिल्कुल सही किया। मान उसके हाथों की तरफ इशारा करते हुए, अपने आप को चोट पहुंचाना कहाँ से सही हो गया। शिवांगी मुंह घुमा के व्यंग्यात्मक हंसते हुए, देखो तो ये कौन कह रहा है। मान कंफ्यूज होकर, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो। शिवांगी, पुराने यादों को ताज़ा रखकर शराब में खुद को डुबो देना, ये भी खुद को चोट पहुंचाने के बराबर ही होता है। मान फर्स्ट एड बॉक्स को पकड़े हुए आते आते रुक गया। उसे इतना तो आभास हो चुका था शिवांगी को उसके पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता है, पर वो इस वक्त ये बातें करना सही नहीं समझा और उसके पास आकर बैठ गया और बोला, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल इस जख्म को ठीक करना जरूरी है। उसने शिवांगी के हाथ को अपने हाथ में लिया और बोला, मेरे तरफ देखो शिवांगी। वो अभी भी दूसरी तरफ देख रही थी। मान प्लीज शिवांगी, इस कांच को निकालना है, दर्द होगा तुम्हें। शिवांगी, क्या फर्क पड़ता है। मान, शिवांगी जिद मत करो और देखो मेरे तरफ। शिवांगी मान के आंखों में देखने लगी तो मान भी उसके आंखों में देखने लगा। रोने और गुस्से से शिवांगी की आंखें लाल और सूज गई थी। मान उसके आंखों में देखते हुए उसके हाथ से कांच के टुकड़े को एक झटके से खींचकर निकाल दिया। दर्द से शिवांगी मान के कंधे को जोर से पकड़ ली और उसके गले लग गई। मान भी शिवांगी के हाथों में एक हाथ से कॉटन को दबाकर उसे गले से लगा लिया और उसके पीठ को सहलाने लगा। मान के बाहों में आके शिवांगी अपने दर्द को भूल गई थी। मान के गर्म सांसें उसे उसके गर्दन पर महसूस हो रही थी। शिवांगी की आंखें बंद होती गई और वो भी उस खूबसूरत सी एहसास में खोने लगी थी। मान धीरे से उसके गालों से अपने गालों को लगाया और होंठों से उसके गर्दन को छू लिया। शिवांगी के बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। दोनों के ही दिल जोरों से धड़कने लगे थे। दिलों में जो जज्बात था वो एहसासों से बयां हो रहे थे। धीरे धीरे मान उसके कांपते हुए होंठों के तरफ बढ़ने लगा। उन दोनों के होंठों के बीच बस कुछ इंच का फासला रह गया था। दोनों के होंठ एक दूसरे से मिलने ही वाले थे कि तभी मान का फोन रिंग हुआ और दोनों ने अपनी आंखें खोल दी। स्थिति एहसास होते ही दोनों झटके से अलग हो गए। अचानक फोन रिंग होने से दोनों अलग तो हो गए, पर दिल दिनों का अभी भी संभला नहीं था। वो तो जैसे बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ी हुई थी। अब तक फोन एक बार रिंग होकर बंद हो चुकी थी। सेकंड टाइम जब फिर से फोन रिंग हुआ तो मान अपने फोन की तरफ देखा तो पाया वो कबीर का कॉल था। उसने फोन उठा के बोला, हाँ बोल कबीर, क्या हुआ, सब ठीक है और मुक्ति तो ठीक है ना। कबीर का फोन है, ये जानकर शिवांगी ने मान की तरफ देखी। उसकी नजरों से लग रहा था जैसे कि वो पूछना चाहती हो, कैसी है मुक्ति। कबीर, हाँ वो अभी ठीक है, बहुत जिद कर रही थी, उसे शिवांगी से मिलना है और रो भी बहुत रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से उसे दावा देकर सुलाया है। तू बता शिवांगी तो ठीक है ना, और उसके वो चोट। मान, हाँ वो भी ठीक है। शिवांगी की तरफ देखकर मान अपने पलकों को झपका कर उसे बता दिया, वहाँ सब ठीक है और उसके जख्म भी ठीक है अब। कबीर, हम ठीक है, चल फ्रेश होकर बाहर आजा, फिर बात करते हैं। मान ओके बोलकर फोन रख दिया और शिवांगी को बोला, तुम चाहो तो यहाँ फ्रेश हो सकती हो या फिर तुम्हारे रूम में जाके हम फिर बाहर चलते हैं। शिवांगी इस वक्त मान से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसने नजरें चुराते हुए ही अपने सर को हिलाकर हाँ में अपनी स्वीकृति दे दी और बोली, मैं यही फ्रेश हो जाती हूँ, और वॉशरूम के तरफ जाने लगी। मान शिवांगी जाते हुए ही रुक गई, पर पीछे नहीं पलटी। अभी जो भी हुआ इससे तुम्हें मुझसे अनकंफर्टेबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जानता हूँ ये वक्त यह सब बातें करने का नहीं है, पर फिर भी हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। इस वक्त शायद तुम्हें थोड़ा आराम की ज़रूरत है। यहाँ रहो या अपने कमरे में रहो, कहीं भी रहो, पता है जहाँ भी रहोगी बैठकर सोचते हुए अपने आप को परेशान ही करोगी। इससे अच्छा है हम बाहर थोड़ी देर खुली हवा में बैठे, शायद तुम्हारा दिमाग और दिल थोड़ा शांत हो जाए। इस वक्त शायद तुम्हें थोड़ा आराम की ज़रूरत है। यहाँ रहो या अपने कमरे में रहो, कहीं भी रहो, पता है जहाँ भी रहोगी बैठकर सोचते हुए अपने आप को परेशान ही करोगी। इससे अच्छा है हम बाहर थोड़ी देर खुली हवा में बैठे, शायद तुम्हारा दिमाग और दिल थोड़ा शांत हो जाए। शिवांगी ने भी हाँ में सिर हिलाकर अपनी मौन स्वीकृति दे दी और बोली, आप जाइए, मैं आती हूँ। मान ओके बोलकर बाहर चला गया। बाहर उसे कबीर मिल गया तो उसने पूछा, शिवांगी वो कहाँ है और कैसी है। मान, वो ठीक है और फ्रेश होकर आ जाएगी। तुझे पता है क्या ये सब क्यों हुआ और शिवांगी ऐसी हाइपर क्यों हो गई थी। कबीर, ज़्यादा तो मुझे भी कुछ पता नहीं, मैंने तो सिर्फ शिवांगी से मुक्ति के बारे में पूछा था। सुबह उसे मैंने कुछ दावा खाते देखा था। शिवांगी से पूछा कि वो किस चीज़ का दावा लेती हैं और उसने मान को सब बता दिया, नदी से लेकर थप्पड़ तक जो शिवांगी ने मुक्ति को मारा था। इन्हीं सब में इतना बखेड़ा खड़ा हो गया। मान, हम लगता है कोई बड़ी बात है, नहीं तो शिवांगी को ऐसे बिहेव करते हुए मैंने आज तक नहीं देखा, वो भी इतने गुस्से में। कबीर, हाँ यार, उसके गुस्से को देखकर तो मैं भी बहुत डर गया था। मुझे तो लगता था एक तू ही है जो इतना गुस्सा करता है। मान उसे घूर कर देखा, पर इसे देखकर लग रहा है तुझसे भी आगे कोई है गुस्सा करने के मामले में। मान उसे कुछ बोलने ही वाला था कि तब तक शिवांगी वहां आ गई।
और कबीर ने झट से शिवांगी को देखते हुए बोला, अरे तुम आ गई, कैसी हो अब तुम? शिवांगी, मैं ठीक हूँ कबीर सर। कबीर, शिवांगी तुमसे कितनी बार बोला है मैंने, मुझे सर मत बोला करो, हम दोस्त हैं तो तुम मेरा नाम ले सकती हो। कबीर के ऐसे बोलने पर मान कुछ चीर सा गया पर उसने जताया नहीं। वो तो शिवांगी की तरफ देखता रहा। शिवांगी, मैं कोशिश करूंगी सर। कबीर, वैसे तो डिनर टाइम निकल चुका है, फिर भी अगर तुम्हें भूख लगी हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ यही लेकर आ जाता हूँ। शिवांगी, नहीं सर, मुझे भूख नहीं है, आप दोनों को खाना है तो आप जाकर खाना खा लीजिए। कबीर, भूख तो मुझे भी नहीं है। मान, तुझे भूख लगी होगी तो तू खाना खा ले। मान, नहीं मुझे भी भूख नहीं है, और नींद भी मुझे नहीं लगता इतना जल्दी किसी को आने वाली है। तो क्यों ना हम सब वहां बैठकर बातें करें, क्योंकि अब तक तीनों शामियाना के बाहर ही खड़े होकर हो बात कर रहे थे। कबीर, हाँ ये ठीक है, चलो वहां चलकर बैठते हैं। तीनों थोड़े दूर जाकर बैठ गए, जहां चारों तरफ घास फैले हुए थे। सामने नदी और आसमान में चांद निकला हुआ था, जिसके रोशनी से चारों तरफ का नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा था। कबीर, शिवांगी एक बात पूछूं? शिवांगी ने कबीर के तरफ देखी तो वो बोला। कबीर, आखिर बात क्या है शिवांगी? देखो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, पर हम दोस्त हैं तो तुम हमसे शेयर कर सकती हो। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुमने मुक्ति पर ऐसे हाथ उठा दिया और अपने आप को भी इतना चोट पहुंचा लिया? मान बस शिवांगी कौन देख रहा था और उसके चेहरे से उसके दिल का हाल जानने की कोशिश कर रहा था। शिवांगी बोली, आपको पता है कबीर सर, जिंदगी में हर एक रिश्ता हमें ऊपर वाले बनाकर भेजता है, चाहे वह माँ बाप का हो या भाई बहन का या फिर कोई नाते रिश्तेदारों का। सिर्फ एक रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं, और वह है दोस्ती का रिश्ता, जो दिल की गहराइयों से होती है। ऐसा ही कुछ है मेरे और मुक्ति के साथ। जैसे मेरी जान मुक्ति में बसती है, ठीक वैसे ही उसकी जान भी मुझ में बसती है। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। मुक्ति मेरी बचपन की दोस्त नहीं है। आज से 4 साल पहले हम मिले थे, जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी के लिए न्यू कॉलेज में एडमिशन ली थी। मुक्ति मेरी बचपन की दोस्त नहीं है। आज से 4 साल पहले हम मिले थे, जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी के लिए न्यू कॉलेज में एडमिशन ली थी। फ्लैशबैक, मुंबई MITHIBAI कॉलेज के गेट से एंट्री करते ही सामने से आती हुई बुलेट से मैं टकरा गई थी। ज़्यादा जोर से तो नहीं लगा था, पर पैरों में शायद मोच आ गई थी। तभी बुलेट से वो उतरी और मेरी तरफ आई और बोली, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने देखा नहीं, गलती से हो गया। कहीं तुम्हें कुछ चोट तो नहीं आई? मैं, नहीं ज़्यादा कुछ नहीं लगी, ठीक हूँ मैं, पर पैरों में शायद थोड़ा मौज आ गया है तो उठने में तकलीफ हो रही है। उसने अपना हाथ आगे करके बोली, मेरे हाथ पकड़ो और उठने की कोशिश करो। मैंने उसके हाथ पकड़ के उठने की कोशिश की, पर मुझसे उठा नहीं गया, तो वह मुझे सहारा देकर उठाई और सामने एक बेंच पर लाकर बिठा दिया। पानी की बोतल मेरे सामने की तो मैंने थोड़ा सा पानी पीकर बोतल उसे वापस कर दी। उसने मुझसे पूछा, नई एडमिशन? तो मैंने हाँ मैं अपना जवाब दिया। नाम क्या है तुम्हारा? मैं, शिवांगी। हाय, मेरा नाम मुक्ति है। उसने हाथ आगे करके बोली तो मैंने भी उससे हाथ मिलाए। सही से उसकी तरफ देखी तो वो बाकी लड़कियों से बहुत अलग लगी। पैरों में ब्लैक स्पोर्ट्स शूज, ब्लैक लो वेस्ट जीन्स, वाइट शर्ट जिसका हाथ फोल्ड किया हुआ था और शर्ट के नीचे से 3 बटन खोलकर उसको गांठ मार कर ऊपर कर रखी थी, जिससे उसका कमर पूरा खुला हुआ दिख रहा था। बेली बटन में एक रिंग लगा रखी थी। उसने हाथों में बहुत सारे बैंड, नाक में भी एक नोज पिन थी, और बाल पूरे खुले हुए और एकदम घुंघराले, आंखों में बहुत गहरी काजल और मुंह में च्युइंगम। तभी वो बोली, मुक्ति, कॉलेज को स्टार्ट हुए इतने दिन हो गए और तुम अभी इतने लेट आ रही हो, ऐसा क्यों? शिवांगी, हाँ घर पर कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से मैं थोड़ा लेट एडमिशन लिया है मैंने। मुक्ति, कोई बात नहीं, वैसे तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। कैन वी फ्रेंड्स? मैं नई थी और मेरी भी वहाँ कोई दोस्त भी नहीं थी, तो मैंने उससे हाथ मिलाकर बोला, ओके फ्रेंड्स। तभी वहाँ एक लड़का आया, जिसको देखते ही मुक्ति जाके उसके गले से लग गई और उसके गाल पर किस करके बोली, है बेबी, कहाँ थे तुम, मैं कब से ढूंढ रही थी। तो वो लड़का बोला, यही तो था कैंटीन में। वैसे ये कौन है? उसने मेरे तरफ इशारा करके पूछा। एक तो मुक्ति का उस लड़के को गले लगकर किस करना मुझे कुछ अजीब लगा, पर फिर मैंने सोचा ये मुंबई का हाई क्लास डिग्री कॉलेज है, यहाँ ये सब होना नॉर्मल है, कॉज वहाँ पर ज़्यादातर अमीर बच्चे ही पढ़ते थे। पर वो जिस तरह से मुझे देख रहा था, वो उसका मेरे तरफ देखना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं उसे अपना इंट्रोडक्शन देने ही वाली थी, उतने में मुक्ति बोली, मुक्ति, अरे ये सॉरी, मैं तुम दोनों को इंट्रोडक्शन कराना तो भूल गई। शिवांगी, ये है मेरा बॉयफ्रेंड अभिमन्यु रायजादा, और अभी ये है मेरी नई दोस्त शिवांगी। उस लड़के ने मेरे तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, हाय शिवांगी। मुक्ति के खातिर मैंने भी उसे हाथ मिला ली और उसको हेलो बोली। उसका वो टच भी बहुत गंदा सा था। अभिमन्यु मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं था, पर मुक्ति के वजह से मैं कुछ कह नहीं पाती थी। पता नहीं क्यों, पर कुछ अलग सी बॉन्डिंग हो गई थी हम दोनों में, जैसे हम दोनों सोल सिस्टर हो या बचपन से बेस्ट फ्रेंड।
उसे मिले बस कुछ महीने ही तो हुए थे, पर ऐसा लगता था हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो। मुक्ति अभि से बहुत प्यार करती थी और उससे ज़्यादा उतना ही उस पर भरोसा भी, पर अभी वो तो इस लायक नहीं था। अभि के साथ रहते हुए वो स्मोक ड्रिंक सब करती थी, पर अभि ने उसे कभी नहीं रोका। मैंने कई बार उसे समझाया ये सब ठीक नहीं है, पर वो कहती ये सब तो चलता है, आजकल के टाइम में ये सब कॉमन है। प्रेजेंट कबीर, तो क्या उसके घर वाले कभी उसे रोका नहीं? शिवांगी व्यंग्यात्मक हंसते हुए, उसके घर वाले? उन्हें तो कभी उसकी परवाह ही कहाँ थी और ना ही अब है। उसके पापा को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। एंजॉयमेंट के लिए उनके पास उनका पर्सनल सेक्रेटरी है और माँ जो कभी किसी किटी पार्टी में तो कभी कोई फैशन पार्टी में बिजी रहती है, वो भी अलग अलग मॉडल या एक्टर के साथ। हाँ, ये हाई क्लास के लोग और इनके दिखावे की दुनिया। किसी को उसके लाइफ से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इतना है कि हर महीने पॉकेट मनी के रूप में उसे एक बड़ी सी रकम उसके बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसका असर ये हुआ कि वो अभी जैसे लड़के के चक्कर में पड़ गई। और अभी उसे मुक्ति से कोई प्यार नहीं था, वो तो मुक्ति से सिर्फ उसका ज़रूरत पूरा करता था, चाहे वो पैसे का हो या फिर उसके जिस्म का। मुक्ति कभी उसे किसी भी चीज़ के लिए कभी मना नहीं करती। बेइंतहा मोहब्बत करती थी वो उससे। एक दिन वो मेरे पास आए। फ्लैशबैक, कॉलेज के ग्राउंड के एक साइड बैठकर शिवांगी अपना नोट्स बना रही थी। तभी पीछे से मुक्ति आई और शिवांगी की आंखों पर हाथ रख दी। शिवांगी, मुक्ति मैं जानती हूँ ये तुम हो, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? मुक्ति, अपना हाथ हटाकर, ये तुम हमेशा कैसे जान जाती हो मैं ही हूँ? शिवांगी, क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई दोस्त तो मेरे है नहीं जो इस तरह मजाक करे मेरे साथ। तुम इकलौती नमूनी हो जो ना खुद पढ़ाई करती हो ना मुझे करने देती हो। मुक्ति, क्या यार शिबू, तुम भी ना हमेशा पढ़ाई पढ़ाई, इंसान को लाइफ कभी कभी इंजॉय भी करनी चाहिए। शिवांगी, हाँ तो तुम करो ना एंजॉय, मैंने कब मना किया है? मुझे बख्श दो और पढ़ाई करने दो, क्योंकि तुम्हारे तरह मैंने सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा तो हुई नहीं थी। तो मेरे सारे एक्सपेक्टेशन मेरे डिग्री से जुड़ी हुई हैं, और वो मुझे तभी मिलेगी जब मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगी। मुक्ति, अरे तो मैंने कब मना किया है तुम्हें पढ़ने से? पर आज ना मैं बहुत खुश हूँ, और तुम तो जानते ही हो एक तुम्हारे और अभी के सिवा कोई तीसरा दोस्त तो है नहीं मेरा जिससे मैं अपना दुख सुख बांटूं, तो मैं तुम्हारे पास आ गई। अब तुम बोलो, क्या मैंने कुछ गलत किया? मुक्ति अपने चेहरे को बड़ा ही मासूम बनाते हुए बोली। शिवांगी, चल बस करो अपनी नौटंकी। ये जो तुम अपने शकल को बिगाड़ कर बात करती हो ना, इससे बाकी सब तो पिघल जाते हैं। पर मैं नहीं, चलो अब जल्दी बोलो बात क्या है, और तुम किस खुशी में इतनी उछल रही हो? मुक्ति, खुशखबरी तो दो है मेरी जान, और मुझे यकीन है ये खबर सुनकर तुम भी बहुत खुश हो जाओगी। शिवांगी, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर जल्दी बताओ, मैं भी तो सुनूं, इतनी कौन सी बड़ी बात है? मुक्ति, शिबू तुम्हें याद है मैंने कुछ एक महीने पहले ऑनलाइन एक बैंड के लिए अपनी ऑडिशन दी थी, और आज उस बैंड से मुझे ईमेल आया है, मैं उस बैंड में सिलेक्ट हो गई हूँ। मुझे उन्होंने बुलाया है उनके साथ काम करने के लिए। तुम्हें पता है ये मेरा सपना है मैं उस बैंड के लिए अपना गिटार बजाऊं। तुम्हें पता वो बैंड कौन सी है? इंडिया का नंबर 1 बैंड है वो। उस बैंड का नाम यूफोरिया है। मैं बहुत पहले से ही पलाश सेन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अब जाकर मुझे ये मौका मिल रहा है उनके साथ काम करने का। शिवांगी, अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और दूसरी वाली खबर क्या है? मुक्ति, दूसरी खुशखबरी ये है, मैं ना अभी को शादी के लिए प्रपोज करने वाली हूँ। कितना अच्छा होगा ना शिबू, हम दोनों साथ रहेंगे। शिवांगी, इस बात से मुझे थोड़ा झटका तो लगा, क्योंकि मुझे पता था अभिमन्यु अच्छा लड़का नहीं है, और मैंने पहले बहुत बार मुक्ति को ये समझाने की कोशिश भी की और आगाह भी किया था, पर मुक्ति है कि कभी कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। शिवांगी ने सोचा सच्चाई जब तक मुक्ति के सामने नहीं आएगी उसे यकीन दिलाना नामुमकिन है। मुक्ति की अभी को मैरिज प्रपोज वाली बात सुनकर शिवांगी को थोड़ी टेंशन तो हुई, पर उसने ये बात अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दी, और उसने सोचा अब जल्द से जल्द उसे अभिमन्यु का सच सामने लाना होगा। मुक्ति शिवांगी को चुप देखकर उसको हिलाते हुए पूछी, अरे तुम इतनी चुप क्यों हो शिबू, क्या बात है? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या मैंने जो खबर सुनाई तुम्हें? शिवांगी झटके से अपने सोच से बाहर आई और हंसते हुए बोली, अरे नहीं, सिर्फ खुश, मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। मुक्ति, तो ये खुशी तुम्हारे चेहरे पर दिख क्यों नहीं रही है? शिवांगी, नहीं नहीं, ये तो बस ऐसे ही, मैं सच में बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें इतना अच्छा मौका जो मिल रहा है। मुक्ति, अच्छा ये सब छोड़ो, आज शाम को मैंने एक पार्टी रखी है इस खुशी को सेलिब्रेशन करने के लिए, तो तुम्हें आना पड़ेगा। शिवांगी, मुक्ति तुम्हें पता तो है मुझे ये पार्टी वार्टी पसंद नहीं है। मुक्ति, वो मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें आना है मतलब आना है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ओके चलो बाय। और शिवांगी को आगे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर वो चली गई। शिवांगी हंसते हुए अपने आप से, पूरी की पूरी पागल है ये। प्रेजेंट शिवांगी, मुक्ति के जाने के बाद मैं ग्राउंड से उठकर लाइब्रेरी के तरफ चल दी, क्योंकि मुझे वहां से कुछ बुक्स इशू करने थे।
जब मैं लाइब्रेरी के कॉरिडोर से गुजरी तो साइड के क्लास के खिड़की से मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा होगा कोई कपल जो अकेले में शायद अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, पर जो लड़का था उसका आवाज़ मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी। फिर भी मैंने इग्नोर करते हुए सोचा कॉलेज में अब ये सब तो आम बात हो गई है। पर जब मैं दूसरी खिड़की तक पहुंची तो मुझे मुक्ति का नाम सुनाई दिया और मैं रुक गई। फिर मैं वहीं रुककर खिड़की से उनके बात सुनने लगी। क्योंकि खिड़की पूरी तरीके से बंद नहीं थी तो मुझे वो दोनों थोड़ा दिखाई भी देने लगे। वहाँ जो मैंने देखा मुझे तो ये बताने में भी शर्म आ रही है और अफसोस होता है कि कोई इंसान किसी के जज्बातों के साथ ऐसे कैसे खेल सकता है। घिन आती है ऐसे मर्दों पर जो औरतों को सिर्फ भोग के रूप में देखते हैं। कबीर, तुमने ऐसा क्या देखा था उस रूम में जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है? वो लड़का अभिमन्यु ही था ना? शिवांगी, हाँ वो ही था। वहाँ पर वो और कॉलेज की ही एक लड़की थी उसके साथ, दोनों एक दूसरे के बाहों में थे और अभिमन्यु उस लड़की को किस कर रहा था। बहुत पेशनेटली सब कुछ हो रहा था। लड़की के शर्ट के 2-3 बटन भी शायद खुल चुके थे। अचानक ही वो लड़की उससे दूर हुई और बोली, अभिमन्यु कब तक हम दोनों ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? और कब तुम मुक्ति से ब्रेकअप करोगे? मुझे यूं ऐसे मिलना अच्छा नहीं लगता। एक तरफ तो तुम कहते हो तुम उससे प्यार नहीं करते और एक तरफ तुम उसे छोड़ भी नहीं रहे हो, ऐसा क्यों? अभिमन्यु, यार सना समझा करो, उस मुक्ति के पास ना बहुत पैसे हैं और वो मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे एक बार बोलने से वो मुझे अपना सब दे देगी। अब हमारा आगे का लाइफ सेट करने के लिए पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। वो साली समझती है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ दिन तक उसको ऐसे ही खुशफहमी में रहने दो। और वैसे भी उसमें अब वो मज़ा नहीं रहा। मज़ा तो अब तुम में है मेरी जान। और फिलहाल तो मैं बहुत प्यासा हूँ और तुम हो कि मुझसे इतनी दूर खड़ी हो। चलो अब जल्दी से मेरी बाहों में आओ। ये बोलकर उसने सना के हाथों को पकड़ के खींचा और फिर से अपने बाहों में कस लिया। सना, नहीं अभिमन्यु, इस वक्त अब इतना ही काफ़ी है। कहीं किसी को मालूम पड़ गया तो बहुत मुसीबत हो सकता है। हमें अभी यहाँ से जाना चाहिए। अभिमन्यु, ठीक है यहाँ नहीं तो फिर कॉलेज के बाद आज तुम मुझे मेरे फ्लैट पर मिल रही हो और मुझे इस बात पर कोई XYZ नहीं सुनना। मुझे बस आज तुम्हें जी भर कर प्यार करना है मेरी जान। सना, ठीक है फाइन मैं आ जाऊंगी। सना ये बोलकर अभिमन्यु को किस की ओर अपने आप को ठीक करके चली गई। कुछ देर बाद अभिमन्यु भी अपने आप को ठीक करके चला गया और मैं वही खड़े होकर सोचती रह गई अब कैसे मुक्ति को उस लड़के के चंगुल से निकालूं। तो क्या शिवांगी मुक्ति को अभिमन्यु के चंगुल से छुड़ा पाएगी या मुक्ति फंस जाएगी? अभिमन्यु के चंगुल में क्या होगा ये जानने के लिए